हेलो दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं जो हमारी यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल के लिए पांचवा छठवां पेपर जो जुड़े थे उसके लिए एक एक करके। जो ये बहुत अच्छी बुक है तो उसमें से हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बुंदेलखंड के बारे में। बुंदेलखंड का प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न ये है, बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में यानी सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि बुंदेलखंड कहाँ है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है, कितने जिले इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश के, कितने मध्य प्रदेश के जिले इसमें शामिल हैं, इसका राजा कौन सा था, कौन से क्या कहते हैं इसमें लोक संगीत चलते थे, कौन सा लोक संगीत, लोक नृत्य, कौन कौन से त्योहार होते थे, कौन कौन से यहाँ पे मंदिर मिले हैं, गुप्त काल में कौन से मंदिर मिले हैं और अलग अलग समयों में कौन कौन से मंदिर इसमें पाए गए हैं। तो पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो ये क्षेत्र है, देखो अगर देखा जाए तो ये जो ये वाला इसको क्या कहते हैं, ये महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन, ये सारे बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अगर बात किया जाए, ये जो जितने पिंक वाले थोड़े से दिख रहे हैं तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ये पूरा यानी ये एरिया, ये जो है ये बुंदेलखंड में आ जाएगा। इसमें इतने, अब मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र ऐसे करके आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। तो ये आते हैं। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, क्या क्या समझाया हुआ है। तो बुंदेलखंड के बारे में देखिए बताया गया है कि बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। प्राचीन यानी प्राचीन काल में इसका नाम होता था जेजाति। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, ये सारे। और मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ की जो मुख्य बोली है वो बोली है बुंदेली। और भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है लेकिन इसके बावजूद एकता एवं समरसता है यहाँ पर। इसके कारण यह क्षेत्र अपने अपने आप में सबसे अनूठा है। इसमें राजा कौन से थे, तो महाराजा छत्रसाल और राजा बुंदेला भी इसी क्षेत्र से आते थे। जो आह्ला उदल की जो हम कहानी सुनते हैं, जो बहुत ज़्यादा वीर थे, वो महोबा से यहाँ पे जुड़े हुए थे। स्थापत्य कला के अगर क्षेत्र की बात करें तो स्थापत्य कला में बुंदेलखंड का अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर गुप्त काल के दौरान मंदिर निर्माण का विकास गुप्त काल में हुआ था। इस समय अगर बात की जाए तो मंदिरों में देवगढ़ का नाम आता है जो ललितपुर में पड़ता है। पत्थर से मंदिर बनाया गया है। यह अपने समय का सर्वोत्कृष्ट मंदिर था। भगवान इसमें विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। ये मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है कि एक बीच में मंदिर बना दिया, ऐसे करके बीच में मुख्य मूर्ति रख दिया और आसपास क्या कहते हैं ये चार मूर्तियां और रख दिया है। यानी कि टोटल ये जो मूर्ति हो गई ये पांच, इसीलिए इसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली का यानी जो ललितपुर में देवगढ़ में ललितपुर के देवगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है विष्णु का, और विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। और अगर बात की जाए तो जो बुंदेलखंड का कुछ भाग जो मध्य प्रदेश में है वो पन्ना जिले में उसके जो एक स्थान है नचना कुठार, वहाँ पे पार्वती मंदिर बना हुआ है, वो भी गुप्त काल का बना हुआ है। यानी गुप्त काल का कौन कौन सा मंदिर है, एक हमारे ललितपुर में जो उत्तर प्रदेश का भाग है देवघर में, वहाँ विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ है जो पंचायतन शैली में है। दूसरा मंदिर पार्वती मंदिर बना हुआ है जो नचना कुठार में है, मध्य प्रदेश का भाग है और मध्य प्रदेश का ही एक सागर जिले में है। ठीक है, ये बुंदेलखंड का विष्णु मंदिर यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे क्या है कि धार्मिक चित्र बने हुए हैं, जो विष्णु और अन्य देवी देवताएं भी इसमें बने हुए धार्मिक चित्रों के अंतर्गत क्या विष्णु और अन्य मंदिर है और उसमें देवी देवताओं के भी चित्र बने हुए हैं। बुंदेलखंड में अगर बात करें तो लोकगीतों की बात करें तो यहाँ पर भी इसकी समृद्ध एक परंपरा रही है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र यानी जैसे जैसे आप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में जाएंगे तो उसके अनुसार गीत बदलेंगे, उनका सुर बदलेगा, लय बदलेगी, ताल बदलेगी, उसी हिसाब से अवसर बदलेंगे। जब जैसे बच्चे का जन्म होगा, बच्चे के विवाह होगा, या खेत में बुआई करते समय, कटाई करते समय औरतें, तो अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग अवसरों के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय एवं ताल, इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। आह्ला जो
पूरे उत्तर प्रदेश में, वैसे तो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में हला गाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि जो आला उदल थे वो बुंदेलखंड में कहाँ से थे, महोबा से थे, वो बहुत वीर थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये वीर रस में गाया जाता है। ईसुरी फाग का संबंध भी यहीं से आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर लोक नृत्य की बात करें, नृत्य माने डांस फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ख्याल नृत्य, एक होता है सैरा नृत्य, एक होता है धुरिया नृत्य, एक होता है देवी नृत्य, एक होता है राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य भी कहते हैं, कार्तिक नृत्य, ये बहुत सारे नृत्य पाए जाते हैं। तो बुंदेलखंड में अगर लोक नृत्य की बात करें तो एक ख्याल नृत्य है, वो जब बच्चे पुत्र जन्म होता है यानी पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला ख्याल नृत्य गाया जाता है। सैरा नृत्य फसल की कटाई के समय हर्ष भगवान के प्रति या हर्ष या खुशी जो होती है उस समय, यानी जो ख्याल नृत्य है वो पुत्र के जन्म के समय गाया जाता है। सैरा नृत्य होता है फसल की कटाई के समय गाया जाता है। थुरिया, ये प्रजापति लोग इसको क्या होता है, स्त्री का वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं, देवी नृत्य, राई नृत्य, पाई डंडा, कार्तिक नृत्य, ये सारे किए जाते हैं। और निष्कर्ष के रूप में अगर इसको देखा जाए तो क्या है कि बुंदेलखंड क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के समान सांस्कृतिक रूप से धनी है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र, अन्य जो भाग हैं वो सांस्कृतिक रूप से धनी है, वैसे हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र भी समान रूप से सांस्कृतिक रूप से धनी है। इसके स्थापत्य कला अनूठे है। लोकगीत आहला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लोकगीत आहला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक नृत्य भी किए जाते हैं जो समृद्ध संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आता है, प्रयागराज। प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का बताइए। तो क्या क्या प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व, तो प्रयागराज को सबसे पहले मैप में देखते हैं कहाँ पर है। ये है प्रयागराज, जो आज हम इलाहाबाद पहले कहते थे, आज इसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास कौन सा है, मिर्जापुर है, रविदास नगर है, संत रविदास नगर है, और कौशाम्बी है, चित्रकूट भी देखो इससे जुड़ा हुआ है। ये है इलाहाबाद यहाँ पर। तो इलाहाबाद का क्या महत्व, अभी यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया गया था, तो इसका प्राचीन काल में क्या है। तो प्राचीन काल में कुछ मुख्य मुख्य चीजें पहले देख लेते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कि क्या है इसका वो। तो जो प्रयागराज है, प्रयागराज बहुत प्राचीन है। जैसे मानव की सभ्यता जब से चालू हुई थी, जितना भारत का इतिहास जहाँ से चालू होता है वहीं से इसका भी इतिहास चालू होता है। तो प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें तो संस्कृति में उतनी पुरानी इसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता दिखाई देती है जितनी भारत की सभ्यता संस्कृति दिखाई देती है। क्योंकि इलाहाबाद जो हमारा प्रयागराज है, इसका बेलन घाटी एक क्षेत्र है। यहाँ से हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आता है, जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं। हम उनके, जो हमारे आदि मानव, जो हमारे पूर्वज रहते थे, उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई भी वस्तु है, कोई घर है, कोई उनके द्वारा हथियार है पत्थर का बनाया हुआ, उसके आधार पर हम उसका तय करते हैं कि वो क्या थे, कैसी संस्कृति था, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या त्योहार थे, कैसे शिकार करते थे, ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो पूरा पाषाण काल उसकी, यानी कहने को मतलब देखो यहाँ से शुरू हुआ, तो प्रयागराज की ऐतिहासिकता उतनी ही पुरानी है जितनी भारत के इतिहास में है। यहाँ पे कौन कौन से स्थल हैं, लेखैया, बगईखो, चौपानी मांडो जैसे मध्य पाषाणी स्थल का संबंध है प्रयागराज से। आगे चलकर जो वैदिक ग्रंथ है, उनकी भी, वैदिक ग्रंथों में भी प्रयागराज की चर्चा की गई है। और फिर महाजनपद काल में अगर आए तो ये प्रयागराज कौशाम्बी महाजनपद के अंतर्गत आता था, ये अलग नहीं था, कौशाम्बी के अंतर्गत ही आता था। अशोक काल की अगर बात करें तो अशोक का भी एक स्तंभ लेख कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि कौशाम्बी पहले कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था, फिर उसको लाया गया था बाद में इलाहाबाद में। कौशाम्बी से मिला है समुद्रगुप्त का, और इसी में समुद्रगुप्त का भी जो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, तो मूलतः था वो अशोक का, लेकिन उस पे बाद में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति खुदवा दी, बाद में और शासकों ने भी इसमें खुदवा दिया। यानी समुद्रगुप्त की प्रयाग, अशोक का भी एक स्तंभ लेख यहाँ कौशाम्बी से मिला है, उस पर ही समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। उसके जो जीवन का सार, पूरा इतिहास जो हमको मिलता है उसी से पता चलता है, समुद्रगुप्त का इतिहास पता चलता है। इनका भी संबंध प्रयागराज से था। आगे चलकर हर्ष का जुड़ाव भी प्रयागराज से रहा, क्योंकि हर्ष यहाँ पे प्रति 5वें वर्ष महामोच परिषद का आयोजन कराता था। ये कुछ कुछ इसी से कुंभ मेले से ही मिलता था। और आगे अगर बात करें तो प्राचीन सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज महत्वपूर्ण रहा। आगे चल के जैन और बौद्ध धर्म का भी इसमें संगम था। कौशाम्बी प्रयागराज को माना जाता है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई विहार मिले, जैसे घोषिताराम विहार मिला है,
यहाँ पर सोम, वरुण, प्रजापति की जन्म स्थली मानी जाती है, जो वैदिक काल से संबंधित है। प्रयागराज का वर्णन वैदिक और बौद्ध शास्त्रों में मिलता है। ठीक है, पौराणिक पात्र को इनसे संबंध दिखाई देता है। यह शहर महान ऋषि जो भारद्वाज थे, ऋषि दुर्वासा, इनकी ज्ञान स्थली रही थी। यहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रयागराज एक हिंदू धर्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, पवित्र नदी है। यहाँ पे 12वें वर्ष महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन हो जाता है। हर्ष जो है यहाँ पे प्रति 5वें वर्ष महाभोज परिषद का आयोजन करवाता था। जो स्वप्न वासव दत्ता नामक एक ग्रंथ है जिसको भास ने लिखा था, उसका भी संबंध कौशाम्बी से है। ठीक है, आगे चलकर भक्ति आंदोलन का भी केंद्र प्रयागराज रहा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रयागराज गंगा यमुना संस्कृति जो भारत की आत्मा है उसका उत्कर्ष प्रयागराज में हुआ। इसी गंगा यमुना संस्कृति के बल पर भारत विश्व गुरु बना। प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगला जो तीसरा क्वेश्चन आया था, तीसरा क्वेश्चन आता है प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का विवेचन कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए कौन कौन सा स्रोत हैं, किन किन तरीकों से हम अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उस समय क्या हो रहा था। तो किसी भी समय के बारे में जानकारी करने के कई स्रोत होते हैं। 3 स्रोत सबसे महत्वपूर्ण इनको भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हम शासकों के द्वारा या उस समय के रह रहे लोगों के बारे में प्रयोग की गई कोई वस्तु होगी, सिक्के होंगे, कोई इमारत होगी, कोई स्तंभ बनवा देगा, कोई कुछ बनवा देगा, कोई स्तंभ बनवा देगा, कोई सिक्के बनवा देंगे, कोई मंदिर बनवा देगा, कोई विहार बनवा देगा। तो इनके बारे में इनसे अध्ययन कर सकते हैं। ये प्राइमरी स्रोत कहलाते हैं, ये ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत, कोई किताब कोई लिख दी गई उस समय की, जैसे ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई कोई किताब हो गई, ब्राह्मण साहित्य हो गई, बौद्धों द्वारा लिखित हो गए बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य, या फिर उस समय कोई विदेशी यात्री आया था। जैसे प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, इंडिका लिख के गए। फिर चीनी यात्री आए, वेनसांग आए, फायान आए, इत्सिंग आए, फिर ईरानी अरबी यात्री आए, अलबरूनी, सुलेमान आ गए। तो ये तो हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम पढ़ेंगे तो प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के लिए प्राचीन उत्तर प्रदेश में इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोतों के महत्व का विवेचना कीजिए। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण के संबंध में देखते हैं। तो अशोक की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास से अंतर संबंधित रहा है। बिल्कुल सही बात। उत्तर प्रदेश का इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत रहे, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक, एक विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम क्या देखें, पुरातात्विक स्रोत के से अगर हम संबंध देखें तो कई प्रमुख राजवंशों के अभिलेख मिलते हैं। जैसे हमको मौर्यों के अभिलेख मिलेंगे, सम्राट अशोक का मिलेगा, गुप्तों के अभिलेख मिलेंगे, कनिष्क का भी कुछ हो सकता है, कुछ मिले। तो कई प्रमुख राजवंशों के अभिलेख मिलते हैं, सिक्के, स्मारक उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। शासकों के दृष्टिकोण से देखें तो उन उन सब चीज़ों से, उनके लोगों के रहन सहन, उनके व्यापार वाणिज्य, संस्कृति, इन सारी चीज़ों की जानकारी, इनके विकास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक कौन है, अशोक के सारनाथ में अशोक के स्तंभ कहाँ कहाँ पाए गए, अशोक के स्तंभ पाए गए, स्तूप पाए गए। अशोक के सारनाथ प्रयागराज, कौशाम्बी सारनाथ है, वाराणसी में प्रयागराज, इलाहाबाद में कौशाम्बी, मेरठ, अहरौरा यानी जो मिर्जापुर में से अभिलेख प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त की भी प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त हुई है। हर्ष का भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख प्राप्त हुआ है, भीतरी पड़ता है गाजीपुर, यानी स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख आज उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रमुख अभिलेख रहे हैं। अभिलेखों के साथ साथ कह रहा है सिक्के भी उत्तर प्रदेश से मिले हैं जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अधिकांश गुप्त राजाओं के सिक्के उत्तर प्रदेश में मिले हैं। सिक्कों के साथ साथ प्रमुख स्मारक भी मिले हैं, मंदिर मिले हैं, चैत्य मिले हैं, स्तूप मिले हैं। जैसे मंदिरों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर आ जाता है। ये सारनाथ में स्तूप बनवाया है अशोक ने, स्थानों में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे गुप्तों ने भी स्तूप बनवाए जो प्राचीन उत्तर भारत के इतिहास के निर्माण में साथ है। इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो साहित्यिक स्रोत, जो पुरातात्विक स्रोत हो गए, अब साहित्यिक स्रोतों की बात हो गई। अब बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे साहित्यिक स्रोत में क्या हो गया, साहित्यिक स्रोत में महाकाव्य हो गए जो
इतिहास तो नहीं है, लेकिन कुछ इतिहास के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी मिल सकती है, जैसे रामायण महाभारत। इनका संबंध मूलतः उत्तर प्रदेश से रहा है। जैसे भगवान राम अयोध्या से संबंधित, वो उत्तर प्रदेश में। रामायण है मेरठ कुरुक्षेत्र में लगी थी, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र वो भी उत्तर प्रदेश है। इसके अतिरिक्त जो पुराण हो गए, उत्तर वैदिक साहित्य, ये भी उत्तर प्रदेश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कई प्रमुख बौद्ध साहित्य हो गए, जैसे अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जैन साहित्य हो गए, जैसे भगवती सूत्र हो गए। इनसे भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कई दरबारी कवि होते थे, जैसे दरबार, जैसे राजा के समय में होते थे, जैसे हर्षवर्धन के समय में हरिशेन हो, हर्षवर्धन के समय में हो गए, विक्रमादित्य के समय, हर्षवर्धन के समय में हो गए, समुद्रगुप्त के समय में हो गए तो हरिशेन हो गए, बाणभट्ट हो गए, कालिदास, श्रीहर्ष आदि लेखकों के लेखन भी उत्तर प्रदेश के विषय में जानकारी इनसे भी मिलती है। विदेशी यात्रियों में जैसे फाहियान आ गए, मध्य देश के विषय में इनके बारे में जानकारी इन्होंने दिया है। ह्वेन ने हर्ष को बताया कि ह्वेन ने जानकारी दी कि हर्ष प्रयागराज में और कन्नौज में सभा का, जहाँ महामोक्ष परिषद कहते थे, जहाँ पे विद्वान आते थे और अपने ज्ञान का वाद विवाद किया करते थे ज्ञान के आधार पर। तो ह्वेन ने हर्ष के प्रयाग और कन्नौज सभा का वर्णन किया है। इसी प्रकार अलबरूनी आए, उन्होंने उत्तर भारत लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन किया। सुलेमान आए, उन्होंने इस क्षेत्र के राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास निर्माण में इससे सहायता मिली है। अब निष्कर्ष में उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के लेखन में कई स्रोत उपलब्ध हैं, और जिसमें अभिलेख, साहित्य, सिक्के, स्मारक, विदेशी यात्रियों का विवरण आदि प्रमुख हैं, तथा ये स्रोत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि चौथा क्वेश्चन, प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण दीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के भी सबूत पाए गए थे कि यहाँ भी सभ्यता के लोग रहते थे उस समय के लोग, और अपना जीवन यापन करते थे। तो प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले समझें। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके बारे में हमको कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। हम उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग की गई कोई किसी वस्तु के द्वारा, जैसे उनके जो रहने के तरीके थे, जो घर थे, उनके द्वारा प्रयोग किए गए, जैसे जानवरों को शिकार करने के लिए औजार प्रयोग करते थे। उनके जो औजारों का विकास क्रम होता है तो समय के हिसाब से बदलता रहता था। पहले पहले वो पहले क्या होगा, तो पत्थर का प्रयोग करेंगे, फिर धातु का प्रयोग करेंगे, ऐसे इस हिसाब से उनका विश्वास होगा। पहले कम धारदार होंगे, बाद में ज़्यादा धारदार होते चले जाएंगे। तो इस आधार पर कालों में विभाजित किया जाएगा। तो बताएंगे कि किस आधार पर क्या है। तो कई जगह हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ से ये सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। तो एक है कौन सा, बेलन घाटी क्षेत्र जो इलाहाबाद के क्षेत्र में, एक कालपी उज्जैन, एक क्वालपी जो है जालौन साइड पड़ता है, सिंगरौली हो गया, चकिया हो गया, फिर बेलन घाटी हो गया, लोहना नाला हो गया, चौपानी मांडो हो गया, सराय नाहर राय हो गया, महादहा हो गया, दमदमा, चौपानी मांडो, फिर कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, खैराडी, ये सारे हैं। पहला जो स्थलों की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को बांटेंगे तीन कालों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी फिर से हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनके अलग अलग स्थल अलग अलग जगहों से मिले हैं। कई जगह तो ऐसी हैं जहां से तीनों कालों के साक्ष्य, सबूत और एविडेंस हमको मिलते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, क्या उत्तर दिया है इसमें किताब में। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल में हुआ था तथा उत्तर प्रदेश के क्रमबद्ध इतिहास की शुरुआत भी पाषाण काल से होती है। यानी उत्तर प्रदेश में भी उतने पुराने अवशेष पाए गए हैं सभ्यता के। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जा सकता है, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों से संबद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। पूरा पाषाण काल के कई स्थल पाए गए हैं, जैसे पूरा पाषाण काल के कई स्थल पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल जैसे मुख्यतः बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल, मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल कालपी, सिंगरौली, चकिया, बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। तो वहीं उच्च पूरा पाषाण काल के स्थल लोहंदा नाला, छुपानी मांडो आदि से प्राप्त होते हैं। वहीं मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो मध्य पाषाण काल उपकरणों की खोज भारत में सर्वप्रथम, तो मध्य पाषाणिक जो स्थल थे तो उनकी खोज सर्वप्रथम भारत में किसने की थी, कलाइल ने की थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज भारत में सर्वप्रथम कलाइल ने 1867 में की थी। कहाँ, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से की थी। यहाँ से कौन सा स्थल है, यानी विंध्य क्षेत्र में सराय नाहर रहे, महादहा, दमदमा, चौपानी मांडो, ये प्रमुख है। यहाँ से क्या क्या मिले, मानव अस्थिपंजर, गर्त मिले जहाँ पे गड्ढा बना के लोग रहते थे, स्तंभ, कुछ खंभे भी मिले, चूल्हे मिले हैं जो गड्ढे में बनाए जाते थे, और मृतक संस्कार विधि का भी पता चलता है कि वो लोग अपने जो मर जाते लोग थे उनका कैसे अंतिम संस्कार किया करते थे। फिर उसके बाद में
नवपाषाण काल के संबंध में भी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। उस समय स्थायी जीवन की, जब कृषि और पशुपालन करने लगेगा तो एक जगह में स्थायी जीवन तो जीना चालू कर देगा, क्योंकि कृषि कार्य करने के लिए उनको एक जगह में रहना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण के काल के कई स्थल मिले हैं, जैसे कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, खैराडी, लहुरा देव आदि। उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के भी कई स्थल प्राप्त हुए, जैसे नरहन, खैराडी, नौहान, राजघाट, झूंसी, हवेलिया। झूंसी में तो हमारे मतलब झूंसी में तो बहुत बढ़िया, अभी भी जाओगे हवेली हवेली ही दिखेंगी बहुत ज्यादा, यहाँ से भी मिला है। हवेलिया, अगियाबीर आदि। उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की प्राचीनता पाषाण काल तक जाती है, तथा पाषाण काल के कई प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जो भारत के प्राचीन इतिहास की क्रमबद्धता को प्रदान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर का, वो ये है कि प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी का क्षेत्र है, उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक इसलिए कहा जाता है। हम्म 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जो बेलन घाटी जो क्षेत्र है उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। तो प्रश्न का मतलब है, जो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी क्षेत्र है, बेलन घाटी क्या है, बेलन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो प्रवाह क्षेत्र है, उसको बेलन घाटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहा जाता है। मूलतः अगर बेलन घाटी की बात करें तो जो बेलन नदी है वो तमसा नदी की उपनदी है, और तमसा नदी किसकी सहायक नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है, सोनभद्र के पश्चिम भाग से निकल करके मिर्जापुर होते हुए प्रयागराज आती है। तो इसी के जो बेलन नदी है, इसके घाटी क्षेत्र में कई संस्कृतियों के, यानी प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक, जैसे बुक होती है, अब बुक क्यों कहते हैं कि बुक पढ़ो, नोट्स मत पढ़ो, बुक्स पढ़ो। तो बुक में सारे पक्ष विपक्ष मिल जाएंगे, सारे चरण आपको, हड़प्पा सभ्यता की कोई बात होगी, जैसे आप वो पढ़ लो रामशरण शर्मा की एंशिएंट इंडिया के बारे में, तो उसमें सारी विशेषताएं मिल जाएंगी, फैक्ट भी मिल जाएगा, उसमें कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, सारी संस्कृतियों के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं उसको प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक। जैसे एक बुक में सारी चीजें मिल जाती हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता दूसरी जगह, सारे जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सारी विशेषताएं मिल जाएंगी। वैसे जो बेलन घाटी क्षेत्र है वहाँ पे सारी विशेषताएं मिलती हैं। ऐसे ऐसे स्थल वहाँ पे मिले हैं जहाँ से हमको सारी संस्कृतियां, यानी मानव का एक क्रम का पता चलता है कि देखो पहले आदमी, यहाँ पे सारे साक्ष्य मिलते हैं। पहले क्या कहते हैं, वो ऐसे औजार यूज करते थे, फिर समय के साथ में ऐसे औजार यूज करने लगे, फिर ऐसे यूज करने लगे। फिर देखो पहले वो क्या करते थे, खाना संग्रह किया करते थे, खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे, तो जिस प्रकार से एक बुक में सारी विशेषताएं, सारी चीजें मिल जाती है, वैसे बेलन घाटी क्षेत्र था, बेलन घाटी में सारी चीजें मिलती हैं। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक क्यों कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। क्योंकि यहाँ से कई सारी संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के अन्न संग्राहक से लेकर, जब खाद्य संग्राहक, जब मानव इधर उधर भटकता था, उससे कैसे वो धीरे धीरे खेती करना चालू किया और एक जगह में स्थायी जीवन व्यतीत करना, पशुपालन करना चालू किया, तो ये सारे साक्ष्य मिलते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं मिलती हैं। कुछ विशेषताएं उस समय की मिलती हैं, जैसे प्राचीनतम, विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, ये विशेषता है कि बेलन घाटी क्षेत्र से अस्थि यानी हड्डी में मूर्ति बनाई गई है, वो भी एक किसी मातृ देवी की मूर्ति बनी है, हड्डी को तराश कर या किसी तरीके से बनाई गई है। विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और मानव, पूरा पूरा मानव अस्थिपंजर भी यहीं से मिला है, और सभी प्रमुख औजार मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। अन्न संग्राहक से लेकर अन्न उत्पादक की ओर संकेत मिलता है कि किस प्रकार से मानव अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादक की ओर गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, देखो आप शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में एक विशिष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। बेलन घाटी क्षेत्र से एक साथ कई संस्कृतियों का पाया जाना, प्रागैतिहासिक काल की सभी विशेषताओं का पाया जाना, यानी सभी संस्कृतियों का, यानी प्रागैतिहासिक काल की सभी विशेषताओं को एक काल से दूसरे काल में संक्रमण का पाया जाना, इस क्षेत्र में कई स्थलों का पाया जाना, यानी कई स्थल पाए गए, कई संस्कृतियां पाई गई, संक्रमण का पाया जाता है, कई औजार पाए गए, इससे प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में लाता है, एक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में ले आता है। वेलन घाटी क्षेत्र से एक ही साथ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले, जो भारत के किसी भी अन्य स्थल से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं।
उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र से प्रागैतिहासिक काल की लगभग सभी प्रमुख विशेषताओं का पाया जाना उसे टेक्स्ट बुक की श्रेणी में शामिल करता है। और फिर वही चीज कि विश्व की प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली है, जिसमें हड्डियों पे माता देवी बनाई गई हैं ऐसे, और अस्थि पंजर मिला है, सभी प्रमुख औजार मिले हैं, अन्य संग्राहक से अन्य उत्पादक तक के साक्ष्य मिलते हैं, और संक्रमण के भी यहाँ संकेत मिलते हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र से सर्वप्रथम अन्य संग्राहक से अन्य उत्पादक की संक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक काल से कैसे दूसरे काल में गए, बहुत सारे स्थल या इसके साथ साथ बहुत सारे स्थल मिलते हैं, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल के 44 स्थल यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और बेलन घाटी का कौन सा क्षेत्र है, लोहंदा नाला। ये लोहंदा नाला ही वह क्षेत्र है जहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और कैसे मिली है, अस्थि निर्मित है, विश्व की प्राचीनतम प्रथम प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। कहाँ से, लोहंदा नाला क्षेत्र से। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में एक विशिष्ट चित्र प्रस्तुत करता है, इसे प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में लाता है। अगला जो क्वेश्चन है 6वां नंबर, वो ये है, उत्तर प्रदेश में जो हड़प्पा स्थल पाए गए हैं, जैसे मेरठ में आलमगीरपुर पाया गया है, आलमगीरपुर, सहारनपुर में हुलास, मुजफ्फरनगर में मांडी, बागपत में बड़ा गांव और बुलंदशहर में मानपुरा। तो इनके बारे में बताया है कि इनके क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। ये ज़्यादातर उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जब हड़प्पा कालीन धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर थी, यानी उत्कर्ष से नीचे की ओर आ रही थी, तो उस समय के स्थल हैं ये। उनकी विशेषताएं बताना है, विवेचना करना है। तो प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, विवेचना। उत्तर प्रदेश के किन स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, विवेचना कीजिए। तो कौन कौन से स्थल है, देखिए, जैसे यहाँ पे ये बताया जा चुका है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये सहारनपुर है सबसे ऊपर साइड, यहाँ पे हुलास पाया गया है। ये मुजफ्फरनगर है जस्ट उसके नीचे, यहाँ पे मांडी पाया गया है। ये मेरठ है थोड़ा सा अंदर साइड, उसमें आलमगीरपुर पाया गया है मेरठ में। इधर बागपत है, बागपत में मेरठ के जस्ट बगल में। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा गांव पाया गया है, ये देखो ये बड़ा गांव हो गया। फिर जस्ट उसके नीचे आ जाओ तो बुलंदशहर में मानपुरा पाया गया, और यहाँ पे अलग अलग स्थल पाए गए हैं। तो उनकी विशेषताएं देखते हैं। देखिए प्रश्न के हिसाब से देखते हैं कैसे। तो ये है, हड़प्पा जो सभ्यता थी भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था, जो आज पाकिस्तान में है। किंतु इस सभ्यता के कुछ स्थल उत्तर प्रदेश में भी पाए गए हैं, जिसमें से आलमगीरपुर मेरठ में, हुलास सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फरनगर में, बड़ा गांव बागपत में और मानपुरा बुलंदशहर में। आलमगीरपुर जो मेरठ में, उसके विशेषताओं के बारे में अगर पढ़ें तो ये मेरठ जिले में, यहाँ एक टीले की खुदाई, जब टीले की खुदाई की गई तो सैंधव सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। इस संस्कृति के उत्तरकालीन, जो बताया ना अंत जब ये पतन की ओर थी, उत्तरकालीन स्तर का द्योतक है। खुदाई से क्या क्या मिले, मर्दहांड में यानी बर्तन और मनके मिले हैं। कोई मुहर यहाँ से आलमगीरपुर से कोई मुहर नहीं मिले है। बर्तनों पर किस किस चीज के, मोर, त्रिभुज, गिलहरी, इनकी चित्रकारियां की गई थी, यानी बनाए गए थे गिलहरी, चित्र, त्रिभुज, ये सारी चीजें सुंदर बनाने के लिए बनाए। आलमगीरपुर से यानी बर्तनों पर ये चित्र मिलते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मोहर कोई नहीं मिलती है। ये सभ्यता गंगा यमुना दोआब में, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो गंगा यमुना दोआब में भी पहले थी। तो ये आलमगीरपुर हो गया जो कि मेरठ में पाया गया। उसकी विशेषताएं हो गई कि बर्तन में डिजाइन बने हुए थे, गंगा यमुना दोआब में फैली थी, इससे पता चलता है। हुलास है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। यहाँ टीले की जब खुदाई हुई, यहाँ भी टीले की खुदाई हुई, यानी टीला जब कोई रहेगा नहीं, लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो मिट्टी उड़ उड़ के वहां पे पूरा ढेर की तरह बन जाता है, और वो पूरी तरह से वो स्थल दब जाता है। इसीलिए उनकी खुदाई करानी पड़ती है। जैसे मिट्टी है उड़ रही है, कहीं कोई चीज हो गई तो वो दब जाता है, इसीलिए टीला बन जाता है। टीले की खुदाई से आलमगीरपुर मिला था, उसी तरह हुलास मिला। ये सहारनपुर जिले में जब टीले की खुदाई हुई तो इससे विभिन्न चरणों का, ये जो संस्कृति है विभिन्न चरणों का, जैसे शुरुआती चरण, उसका पीक पॉइंट जब होगा, जब शीर्ष पर होगी, फिर जब नीचे धीरे धीरे आएगी, तो उनका चरण, विभिन्न चरणों का पता चलता है। पहला चरण है वो उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता का है, यानी जब धीरे धीरे खत्म होने वाली थी उसी का ही चरण है। यहाँ से प्राप्त कुछ मृदभांड यानी बर्तन अन्य स्थलों से प्राप्त, जो यहाँ से जो यानी हुलास से जो मृदभांड यानी बर्तन पाए गए हैं, जो अन्य स्थलों से पाए गए मृदभांडों से मिलते जुलते हैं, यानी लगभग समान है। कांच की मिट्टी के यहाँ पे मनके भी पाए गए हैं, जो कांच की मिट्टी के हैं। चूड़ियां भी पाई गई, यानी मनके पाए गए, चूड़ियां पाई गई, ठीकरे, खिलौना गाड़ी भी मिली है। ये सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा में मिला है, यानी सैंधव लिपि का जो जैसे चित्र बने होते थे ना, ऐसे करके
ऐसे पाए गए हैं, कई जगह कुछ अलग तरीके से पाए गए, ऐसे पाए गए हैं। तो ये सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी मिला है। मांडी, मांडी कहाँ है? मुजफ्फर, अगला स्थल है जो मांडी मुजफ्फर नगर में है। ये एक, यहाँ क्या है कि जब खेत की कोई किसान जुताई कर रहा था, मांडी मुजफ्फरनगर में है, जब खेत की कोई किसान जुताई कर रहा था तो बड़ी सिक्के मिल गए सोने के, मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े मिल गए और ईंटें प्राप्त हो गई। तीन अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के यहाँ से मिले हैं। तो इससे पता चलता है, यानी क्या, मांडी मुजफ्फरनगर में है, वहाँ सोने के सिक्के मिले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले, ईंटें प्राप्त और अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के मिले। तो इससे पता चलता है जब अलग अलग प्रकार के एक जगह कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई टकसाल रहा होगा, यह अनुमान लगाया जाता है। मांडी मुजफ्फरनगर में है, सोने के सिक्के मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं, ये चीज़ें मिले हैं। और वहाँ कई सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के कई प्रकार के, इसलिए उसको मानते हैं कि वो वहाँ पर कोई टकसाल रहा होगा। फिर बड़ा गांव है बागपत जिले में, फिर बुलंदशहर में मानपुरा, इनसे भी उत्तरकालीन हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से मुख्य रूप से उत्तरकालीन हड़प्पा के मनके, खिलौने, चूड़ियां, मृदबान आदि मिलते हैं। निष्कर्ष अगर देखें तो कहते हैं उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में, जब वो पतन की होते धीरे धीरे नीचे आ रही थी वो अपने उत्कर्ष से, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका विस्तार हुआ, यानी वहाँ कुछ समस्या हुई तो धीरे धीरे लोग इधर आने लगे थे। यहाँ से भारी मात्रा में मन के, मृदभांड, खिलौने और आदि चीजें प्राप्त की गई। जो अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, वो हमारा है, जो महाजनपद काल था तो 16 महाजनपद थे, 16 में से 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में थे। तो उनके बारे में जानकारी हम इससे करेंगे। तो प्रश्न क्या है, प्राचीन महाजनपद काल के कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, विस्तार से वर्णन कीजिए। जैसा कि हमें पता है कि 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, उसको मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जनपद स्थित था। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे कुशीनगर, कुशीनगर जो देवरिया जिला, वर्तमान का कुशीनगर, देवरिया कुशीनगर है ना, तो वहाँ पे कुशीनगर और पावा, तो मल्ल महाजनपद यहाँ पे स्थित है देवरिया जिले में। ये जो पार्ट है इस क्षेत्र में, आज कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया और आसपास के क्षेत्र हो गए, तो यहाँ पे मल्ल महाजनपद स्थित था। इसकी दो राजधानियाँ थी, दो क्षेत्र थे, एक कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल, ये एक महाजनपद हो गया। जस्ट उसके ऊपर जाओ तो कोसल राज्य स्थित था, कोसल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती। और इसके महत्वपूर्ण नगर कहाँ थे? दो नगर थे। ये पूरा क्षेत्र आता था कोसल राज्य के अंतर्गत आता था। इसमें अयोध्या हो गया, यानी जिसको साकेत कहा जाता था, और एक दो नगर थे ऐसे करके। फिर नीचे जस्ट आ जाओ यहाँ पे तो ये कौसाम, ये वत्स महाजनपद था। वत्स महाजनपद में इलाहाबाद भी आता था, चित्रकूट भी आता था, ये पूरा क्षेत्र आता था वत्स महाजनपद में। इसकी राजधानी कौसाम्बी थी। जस्ट इसके पूरा अगर पश्चिम में से चले तो ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जैसे महोबा, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये सारी, तो यहाँ चेदी महाजनपद स्थित था जिसकी राजधानी सोत्तीवती थी। चेदी महाजनपद आता था। फिर अगर पूरब, अगर इधर पश्चिम में बढ़े उत्तर प्रदेश के, जैसे मथुरा साइड, तो मथुरा से में सूरसेन महाजनपद आता था। फिर उत्तर दिल्ली साइड बढ़े, मेरठ, मुजफ्फरनगर, इस आसपास के क्षेत्र में कुरु महाजनपद था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। उसके पूर्व में अगर चलें तो ये जो हमारा बरेली हो गया, बदायूं हो गया, बरेलू, बदायूं, बदायूं हो गया, बुलंदशहर, ये जितना मुरादाबाद का ये सारा क्षेत्र आ गया, ये इसके अंतर्गत पांचाल महाजनपद था। इसकी दो राजधानी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में, तो इनके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसका विवरण कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिनकी जानकारी हम कर चुके हैं। अब ये कौन कौन से, इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अवध का जो क्षेत्र है, जो वो प्राचीन काल में कोसल, अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। इसके अन्य प्रमुख नगर थे अयोध्या, जिसको साकेत भी कहा जाता है। बुद्ध काल में कोसल राज्य के दो भाग गए थे। जब बुद्ध काल आए थे उसके दो भाग हो गए थे, एक उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी, यानी उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी, जिसको आज अयोध्या कहा जाता है। फिर वाराणसी और उसके आसपास का जो आज का क्षेत्र है वो काशी महाजनपद के अंतर्गत आता है। काशी महाजनपद के अंतर्गत, जैसे वाराणसी उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? काशी महाजनपद के अंतर्गत आता है। फिर मल्ल महाजनपद देखो तो काशी जनपद क्या है? वाराणसी नगर
इस महाजनपद की राजधानी थी। ब्रह्मदत्त, यहाँ के राजा कौन था? ब्रह्मदत्त ने कोसल को हराया था, जो उसके ऊपर अवस्थित था, जहाँ अयोध्या वगैरह आता था। तो इसके राजा ने, यानी काशी के राजा ने कोसल के राजा को हराया था, किंतु अंत में कोसल जीत गए और काशी को मिला दिया। बुद्ध काल में दोनों एक थे, यानी काशी उसके कोसल के अंतर्गत आता था, वाराणसी। फिर मल्ल महाजनपद है, ये मल्ल गणराज्य, ये गणराज्य भी था यहाँ पर। जैसे गणराज्य की पता चलता है कि 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे, तो मल्ल महाजनपद आता है। इसकी राजधानी मल्ल गणराज्य था। इसकी राजधानी एक पावा थी, दूसरी कुशीनगर थी। बुद्ध के समय तक इनका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा था। फिर इलाहाबाद और बांदा जिले के प्राचीन काल में वत्स महाजनपद आता था। इलाहाबाद और वाराणसी, जो इलाहाबाद और बांदा जिले में कौन सा आता था? वत्स महाजनपद है। इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र का जो पूर्वी और उसका समीपवर्ती जो बुंदेलखंड क्षेत्र था, वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। उसकी राजधानी सोतीवती थी। यहाँ महाभारत काल की अगर बात करें तो यहाँ का शासक कौन था? शिशुपाल था, और कृष्ण द्वारा वध किया गया था। फिर ब्रजमंडल जो मथुरा के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पे सूरसेन महाजनपद आता था। इसकी राजधानी मथुरा थी। यहाँ का राजा था अवंती पुत्र था, जो बुद्ध का प्रमुख शिष्य हो गया था, अवंती पुत्र। फिर दिल्ली मेरठ क्षेत्र की अगर बात करें तो दिल्ली, वर्तमान का जो दिल्ली मेरठ क्षेत्र है, यहाँ पे मेरठ वाले क्षेत्र में कुरु महाजनपद आता था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। ये लोग, जो यहाँ के लोग, अपनी बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध होते, तो आज भी बल के लिए प्रसिद्ध है वहाँ पे, लेकिन बुद्धि के लिए पता नहीं प्रसिद्ध है, नहीं प्रसिद्ध है। आधुनिक रुहेलखंड में जो आजकल का बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, तो वहाँ पांचाल महाजनपद आता था। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल। तो 16 महाजनपदों से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, जिनकी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से आधे महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के महत्व को दर्शाता है। 8वां क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश में, जिसे हमने पहले पढ़ लिया कि महाजनपद काल, यानी 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद थे, उसी प्रकार से गणराज्य थे। 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो ये गणराज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो 8वां का क्वेश्चन है गणराज्यों के बारे में, जिनका जो मुखिया होता था, राजा होता था, वो जनता द्वारा चुने, पहले जनता द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुने जाते थे, फिर उनके द्वारा राजा चुना जाता था। इसीलिए उनको गणतंत्र कहते थे, कि जो प्रमुख होता था वो चुनता था। आज भी भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि भारत को जो राष्ट्रपति होता है वो चुना हो जाता है, इसलिए। तो ये उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि 8वां नंबर कह रहा है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य और उनकी शासन प्रणाली का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो 8 में से 10 में से 7 उत्तर प्रदेश में स्थित थे, और ये ज़्यादातर पूर्वांचल का जो भाग है ना, गोरखपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, यहीं पे सारे के सारे आते थे। तो देखिए, देखते हैं हम किस प्रकार से इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कितने हैं। तो ये देखो, यहाँ पर है एक, सबसे पहली चीज, नेपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है, तो जहाँ पे सिद्धार्थनगर, ये जो क्षेत्र है सिद्धार्थनगर है, ठीक है। ये देखो, ये जो क्षेत्र है सिद्धार्थनगर, अब सिद्धार्थनगर और यहाँ पे फैला हुआ ये क्षेत्र था। और तो यहाँ पे कौन रहता था? तो जो बुद्ध के पापा थे, पिता थे, तो शुद्धोधन, वो वो शाक्य थे, वो कपिल वस्तु के राजा थे। तो नेपाल की तरह ही भाबर से लेकर यहाँ तक फैला हुआ था। तो सिद्धार्थनगर में कौन थे? वर्धमान के सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु के शाक्य थे। जस्ट इनके बगल में है गोरखपुर। तो गोरखपुर आज है वर्तमान में, लेकिन पहले के समय में यहाँ पे दो गण रहते थे, दो गण राज्य होते थे। एक थे, ये देखो, उत्तरी में रामगाम के कोली हो करते थे, और एक और थे, तो उनके और नीचे होते थे पिपलीवन के मोरी। ये होते थे पिपलीवन के मोरी, ठीक है। यानी दो होते थे, गोरखपुर में दो हैं, यानी यहाँ पे ये हो गए रामगाम के कोली, और ये हो गए, और नीचे आ जाओ, पिपलीवन के मोरी, उन्हीं के जस्ट नीचे। और ये देखो, ये साग के हो गए, ये ऊपर वाले साग के हो गए, नीचे वाले कोली, और इनके बीच में एक नदी को लेकर के कोई यहाँ पर नदी थी, नदी को लेकर हमेशा इनके बीच में विवाद रहता था। फिर इसके जस्ट पूरब की अगर चलते हैं, तो पूरब में क्या है? जो कुशीनगर है, देवरिया वाला इलाका है। तो कुशीनगर में यहाँ मल्ल गणराज्य था, और दक्षिण में पावा के मल्ल, दोनों गणराज्य थे, पावा के मल्ल और कुशीनगर के मल्ल, इस तरह से था। और यहाँ पे दक्षिण में कहा था, जो मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, तो मिर्जापुर के क्षेत्र में जो गणराज्य था, उन वो कौन थे? सुमसुमार गिर के भग्ग के नाम से जाने जाते थे। फिर इधर सुल्तानपुर जिले में, ये जो है सुल्तानपुर जिले में थे, इनका नाम था केशपुत्र के कलाम। ये गणराज्य स्थित है, यानी 7 हो गए। केशपुत्र के कलाम एक, ये हो गया, एक हो गया, ठीक है।
2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये हो गए 7। यानी 10 में से साढ़े 7 गणराज्य थे। गणराज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि शासक चुना जाता था। ठीक है, तो ये देखिए, तो अब क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 7 गणराज्य हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कपिलवस्तु का शाक्य, रामगाम के कोली, पिप्पलीवन के मौर्य, केशपुत्र के कलाम, सुमसुमारगिरी के भग, और कुशीनगर के मल्ल तथा पावा के मल्ल, ये स्थित है। अब इनके बारे में कोई देखिए जानकारी देखते हैं कि कपिलवस्तु के शाक्य जो थे, नेपाल की तराई से सिद्धार्थ नगर तक फैले थे। जैसे हम तो देखे थे कि ऐसे करके सिद्धार्थ नगर स्थित था, तो यहाँ पे पूरा था, सिद्धार्थ नगर तक फैले थे। इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। फिर रामगाम के कोली जस्ट उनके बगल में गोरखपुर है, सिद्धार्थ नगर के बगल में। जैसे ये सिद्धार्थ नगर हो गया, तो इसके बगल में इधर गोरखपुर है, तो यहीं पे थे रामगाम के कोली। ठीक है, उन्हीं के बगल में रहते थे पिप्पलीवन के ये मोरी। ठीक है, तो रामगाम के कोली और पिप्पलीवन के मोरी पास पास में रहते थे। पिप्पलीवन के मोरी क्या थे? मोर पालने वाले थे। तो रामगाम के कोली गोरखपुर जनपद में स्थित थे, और ये कोलीय गण के लोग थे। ये कोलीय गण के लोग क्या थे? अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पे पुलिस शक्ति बढ़िया थी। और शाक्य के बीच में जो ऊपरी भाग में शाक्य रहते थे, गौतम बुद्ध के पापा वाले जो लोग थे, तो शाक्य और कोलियों के बीच में जैसे बताया था कि रोहिणी नदी को लेकर के इनके बीच में विवाद रहता था। पिप्पली वन के जो मौर्य थे, ये भी गोरखपुर से इनका संबंध था, और ये लोग मुख्यतः क्या थे? शाक्यों की ही एक शाखा थे। जो शाक्य थे उन्हीं की एक शाखा थी, बाद में आके यहाँ पे बस गए थे। और मोरों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ये मौर्य कहे गए। मोर भी पालते थे। फिर आता है सुल्तानपुर जिले में कौन सा? तो केशपुत्र के कलाम मुख्यतः सुल्तानपुर से जिले से संबंधित थे, और इसी के थे अलार कलाम नामक आचार्य। गौतम बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया तो सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे गौतम बुद्ध की कोई मिल जाए, ज्ञान के रास्ता बता दे, तो इन्होंने थोड़ा सा मार्गदर्शन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर क्षेत्र में कौन थे? सुमसुमारगिर के भग्ग थे, ये संबंधित थे। भग्ग लोग वत्सों की अधीनता स्वीकार की थी। वत्स महाजनपद पड़े थे, तो इसी समय था, तो इन्होंने जो भग्ग थे, जो सुमसुमारगिर के भग्ग थे, उन्होंने किनकी? वत्सों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर उसके बाद आगे मल्ल। मल्ल कहाँ? मल्लों में ही आप सुना होगा कि बुद्ध जो उनकी वो हो गई थी, डेथ, मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्होंने चुंद नामक लोहार से कुछ खा लिया था, सूकर मद्दव खा लिया था, उसकी वजह से। तो कुशीनगर के मल्ल हैं और पावा के मल्ल हैं, दो। ये दोनों जगह में गणराज्य व्यवस्था चलती थी। कुशीनगर के मल्ल, इनकी पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान के कसया नामक स्थान से की जाती है। कुशीनगर में, देवरिया जिले में वर्तमान में कसया है, उसी से कुशीनगर की पहचान की जाती है। और पावा के मल्ल आधुनिक देवरिया जिले के पडरौना से संबंधित थे। यानी पावा के मल्ल थे और कुशीनगर के मल्ल थे, दोनों में गणराज्य व्यवस्था थी। कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से होती है, और पावा के मल्ल की पहचान देवरिया जिले में ही पडरौना से संबंधित है। ये लोग सैनिक प्रवृत्ति के लोग थे। अब इनमें कैसे शासन चलता था? तो इसमें आ गया कि उनका जो शासन था, सबसे पहले चीज जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग चुन लिए जाते थे, जनता द्वारा चुन लिया जाता था। उनके सदस्यों की परिषद क्या कहलाती थी? उनके सदस्यों का जो संगठन था उसको परिषद कहते थे। और जहाँ पे वो जब बैठक करते थे उसको संस्थागार कहते थे। यानी जो लोग चुने जाते थे उनको परिषद कहते थे। जो लोग जहाँ बैठक करते थे, जैसे आज जो लोग चुन के जाते हैं उनको क्या कहते हैं? परिषद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं, तो लोकसभा ऐसे परिषद कहते थे उसको। और जहाँ पे बैठक करते थे आज उसको कहते हैं संसद, तो आज उसको संस्थागार पहले कहते थे। और जो मेन लोग होते, जैसे परिषद में जो मेन लोग होते थे, आज उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। पहले जो प्रमुख सदस्यों की सभा होती थी उसको अष्टकुलक कहते थे। इनके जो सदस्य होते थे, प्रमुख गणों के मुखिया होते थे, अलग अलग गणों से आते थे, और वो लोग अपने मुखियाओं का चयन करते थे। प्रशासन के सभी निर्णय बैठक की आम सहमति से लिए जाते थे। और जो मुख्य होता था इनमें, गणराज्यों का जो शासन प्रबंध राजा द्वारा होता था, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते थे। इसीलिए इनको कहते हैं कि गणतंत्र या गणराज्य की व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित थी, कि जो निर्णय लिए जाते थे, राजा का शासन नहीं होता था। यहाँ पे जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते थे वो निर्णय लेते थे। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में कुछ राज्य गणराज्यों के माध्यम से शासित होते थे, जिनमें से 7 राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित थे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राचीन काल में जो द्वितीय नगरीकरण है ना, उससे संबंधित है। प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? बुद्ध काल के समय में हुआ था, जब
लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा था, लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे एक तरफ हथियार बनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ कृषि उत्पादन बढ़ गया था। और पंचमार्क कॉइन, जिनको कहते हैं आहत सिक्के, वे प्रयोग किए जाने लगे थे। नगर नए नए स्थापित हो रहे थे। तो इसकी वजह से इस समय भी नगरीकरण हुआ था, उत्तर भारत में हुआ। तो उत्तर भारत का इसमें क्या योगदान है, जो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, उसको पढ़ना है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन है, प्राचीन काल के द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। तो कैसे द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सबसे पहले अगर बात करें तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। 10 गणराज्यों में से 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे। लोहे का प्रथम प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसका फायदा मिला हमको, युद्ध क्षेत्र में मिला, कृषि को, खेतों को साफ करने में मिला, जंगलों को साफ करने में मिला। हमने बड़े बड़े हथियार अच्छे खासे बना दिए। और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार वाणिज्य बढ़ गया। और शिल्प, बड़े बड़े नगर बन गए, जिसकी वजह से उद्योग धंधे भी स्थापित हो गए इसकी वजह से। और क्यों क्यों उद्योग धंधे स्थापित हो गए? क्योंकि जो कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा और राज्य सुरक्षा प्रदान कर देगा, तो शहरों में शिल्प का काम करने वाले, उद्योगों में काम करने वाले लोगों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो पाएगी, कमी नहीं होगी, भुखमरी नहीं फैलेगी। उसके साथ साथ गंगा घाटी का उर्वर प्रदेश भी यहाँ नगरीकरण को बढ़ाया। अब क्वेश्चन देखते हैं इसने क्या दिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। इस नगरीकरण के लिए कई प्रेरक उत्प्रेरक तत्व थे। जैसे सबसे पहले लोहे के प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा घाटी क्षेत्र में हुए इस द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण, क्योंकि बुद्ध काल के समय की बात करें तो 6 प्रमुख नगरों में से 3 नगर, जैसे श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित थे। फिर 6वीं सदी की ईसा पूर्व की बात करें तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब इतने 8 महाजनपद स्थापित थे या अवस्थित थे, तो इन्होंने राजनीतिक आधार प्रदान किया। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब राजनीतिक लोग पावरफुल होते हैं, तो उस क्षेत्र का विकास होगा, कृषि का विकास होगा, उद्योग धंधों का विकास होगा, और उसके नगरों का भी विकास होगा। तो उसी तरह 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद क्योंकि उत्तर प्रदेश में थे, इसलिए द्वितीय नगरीकरण का राजनीतिक आधार तैयार हुआ, और इसी की वजह से आर्थिक आधार भी तैयार हुआ। लोहे के प्रथम प्रयोग के साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। कहाँ से? लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिला, जो उत्तर प्रदेश का एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिलता है। अब लोहे के प्रयोग से क्या हुआ? लोहे के प्रयोग से हमने क्या किया, एक तरफ हथियार बनने लगे तो हमारी युद्ध कौशल नीति अच्छी हो गई, दूसरी तरफ हमने युद्ध में प्रयोग किया। और अगली चीज किसमें हमने प्रयोग किया? अगली चीज हमने प्रयोग किया कृषि के क्षेत्र में। हमने जंगलों को काटा बड़े बड़े, और लोहे का जो हल बना दिया, तो गहराई तक खुदाई होने लगी, तो कृषि उत्पादन बढ़ गया। लोहे के बने औजारों ने के माध्यम से घने जंगलों को एक तरफ साफ किया जाने लगा, दूसरी तरफ युद्ध अच्छी तरीके से सुरक्षा प्रदान की गई, और कृषि की जाने लगी। कृषि में जो अधिशेष उत्पादन हो रहा था, उससे नगरीकरण का आधार बना, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश कर रहा था। अब 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन चालू हो गया था। यानी पूरे भारत में उस समय 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व आहत सिक्कों का प्रचलन चालू हो गया था। अब आहत सिक्कों में इसी प्रकार से 5वीं 6वीं सदी ईसा तो 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में आहत सिक्कों का एक तरफ प्रचलन बढ़ गया था। आहत सिक्के क्या होते थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह में या किसी अन्य की जगह में जब इनका प्रयोग होने लगा, तो व्यापार वाणिज्य बन गया, और व्यापार वाणिज्य जब बढ़े, तो नगरों के विकास के लिए उसने आधार तैयार किया। उसी तरह से 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। शुरुआती दौर में आहत सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ चालू हुए? केवल भारत में तो पूरे भारत में 5वीं 6वीं सदी के दौरान चालू हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश और मगध में सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इनका प्रभाव भी यहीं पर पड़ा। सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया, और इसी व्यापार वाणिज्य ने नगरीकरण को एक तार्किक आधार भी प्रदान किया। इस प्रकार यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की भूमिका नगरीकरण में अहम रही। 6वीं सदी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगर कौन थे? श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, सारनाथ आदि थे, जहां पर शिल्प और उद्योग धंधों का काफी विकास हुआ। इन शिल्पों ने नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर प्रदेश, दूसरी चीज है, बताया था कि गंगा घाटी उर्वर क्षेत्र था, तो उत्तर प्रदेश गंगा घाटी के उर्वर क्षेत्र में स्थित था, तथा लोहे के प्रयोग से यहाँ अच्छी कृषि, एक तरफ गंगा घाटी उर्वर क्षेत्र था, दूसरी तरफ लोहे के प्रयोग से यहाँ अच्छी कृषि की जाने लगी, और कृषि की अच्छी अवस्था ने अधिशेष उत्पादन को बढ़ाया, और आगे चलकर नगरीकरण का आधार प्रदान हुआ प्राप्त हुआ।
उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। अब 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए धार्मिक आंदोलनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में 6ठी सदी ईसा पूर्व में या उसके पहले या उसके थोड़ा बाद में कितने धार्मिक आंदोलन हुए थे, कौन कौन सी विचारधाराएं प्रचलित थी। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम। लेकिन इसके अलावा कौन कौन थे? इसके अलावा थे एक अकर्मवादी आंदोलन, एक था आजीवक संप्रदाय। आकर्मवादी आंदोलन क्या बोलते थे? आकर्मवादी आंदोलन के जो नेता थे पूरन कश्यप, वो कहते थे कि मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ये घोर क्रियावादी आंदोलन था। फिर दूसरा था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय नियतिवादी संप्रदाय था। वो ये मानता था कि मनुष्य क्या है कि सारी चीजें पहले से भाग्यवादी मत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार क्या है, प्राणी भाग्य के अनुसार ही सुख दुख भोगता है, सारी चीजें पहले से ही तय होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसको पूरा उत्तर। तो 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में हुए प्रमुख धार्मिक आंदोलनों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो मूल रूप से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे उनका उद्भव तो बिहार में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश ही वह उनका किरण स्थल था, यानी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र था, जहां दोनों धर्मों ने अपने तार्किक आधार को प्रदान किया, इनका प्रसार हुआ, इनका विकास हुआ, इनका परिपक्वता आई। इसी प्रकार से आगे चल के देखते हैं तो बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जुड़ाव तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा था। कैसे? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ, वाराणसी में धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था, और वाराणसी में कई इनके अनुयायी भी आगे चल के इनके राजा यहाँ के अनुयायी बने। श्रावस्ती एक जगह है उत्तरी उत्तर प्रदेश में, वहां बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा वास किया था, यानी वर्षा समय में एक जगह में स्थिर होकर प्रवचन दिया करते थे। कुशीनगर में क्या हुआ था? इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी। कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, ये उत्तर प्रदेश के नगर बुद्ध के काफी गहराई से बुद्ध से जुड़े हुए थे। सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर प्रदेश में हुआ। उसके बाद जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के कई तीर्थंकर, जैसे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी भी उत्तर प्रदेश से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। उसके बाद बात करें तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म तो वाराणसी में ही हुआ था। और महावीर स्वामी ने भी गौतम बुद्ध की तरह उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में घूम घूम कर अपने संदेशों का, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। कई गणधर जो थे, गणधर मतलब गणों के जो राजा थे या गणों के जो प्रधान थे, वो उनके अनुयायी थे, वो उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश महावीर स्वामी से गहराई से जुड़े हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश से महावीर स्वामी। इसी प्रकार से जो कौन थे? पूरन कश्यप। अक्रियावादी इनका आंदोलन कहा जाता है, अकर्मवादी आंदोलन। पूरन कश्यप क्या थे? पूरन कश्यप ने अकर्मवादी आंदोलन चलाया था, अकर्मवादी आंदोलन। पूरन कश्यप ने कैसा? अकर्मवादी आंदोलन चलाया था, अक्रियावादी इसको आंदोलन भी। पूरन कश्यप क्या थे? एक दास के पुत्र थे, और उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती है वहां पे उन्होंने जल समाधि लिया था। पूरन कश्यप को पूरन कश्यप के जो के अक्रियावादी और अकर्मवादी आंदोलन कहा जाता है। उनका मानना था कि कर्म का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर मक्खली गोशाल थे, मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और इनका दर्शन नियतिवाद पर आधारित था, भाग्यवादी मत था कि मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार दुख सुख भोगता है, मनुष्य कर्मों के अनुसार नहीं भेजता है। और श्रावस्ती में ही हलाहल नामक कुम्हारिन का घर इनकी गोसाल जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस हिसाब से उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कई धर्म सुधार आंदोलन चले, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म सुधार आंदोलन प्रमुख थे। हाँ, 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों के बारे में, जिसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, कितने प्रकार के पाए गए। तो अब अशोक वह शासक था, यानी कई ऐसे शासक थे, लेकिन अशोक वह शासक था जो अपने जो संदेश थे वो अभिलेखों के माध्यम से, वो अभिलेख गुफाओं में लिखवा देता था, किसी बड़े पत्थर पर यानी शिलालेख लिखवा देता था, किसी स्तंभ में लिखवा देता था, बड़े में लिखवा देता था, छोटे स्तंभ में लिखवा लेता था। तो जो छोटे स्तंभ लेख होता था उनको राज्य की घोषणाएं होती थी, बड़े स्तंभ भी बनवाता था उनमें भी लिखवाता था। तो इस तरह 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जो अशोक के जो पाए गए अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है लघु शिलालेख,
जो अहरौरा मिर्जापुर में पाया गया है। बृहद स्तंभ लेख है, फिर ये शिलालेख है यानी पत्थर पे लिखे हुए, या स्तंभ यानी खंभों पे, ये दोनों लिखे हुए। एक बृहद खंभे हैं और ये छोटे खंभे हैं। बृहद खंभे कहाँ कहाँ, यानी बृहद स्तंभ लेख मेरठ में और एक प्रयागराज में पाया गया है। लघु स्तंभ लेख जो कि मूलतः राज्य की घोषणाएं होती थी, ये कहाँ से, एक सारनाथ से, एक कौशाम्बी से। जो कौशाम्बी से पाया गया है उसमें क्या पता चलता है कि उसकी एक रानी थी जिसका नाम है कारुआकी, ये देखिए, और उसका पुत्र है तीवर। उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो सारनाथ का है, सारनाथ में ये पता चलता है कौशाम्बी सारनाथ। जो सारनाथ का है उसमें ये पता चलता है कि संघ में अगर कोई भेद डालेगा तो उसको श्वेत वस्त्र पहना के अलग कर दिया जाएगा, ये जानकारी इसमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अशोक के पाए गए प्रमुख अभिलेखों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास में अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा से संबंध स्थापित किया। आप लोग को जो भी उसको कहना होता था वो अभिलेखों के माध्यम से जगह जगह पे अपने अभिलेख, अपने स्तंभ, अपनी सारी चीज शिलालेख लगवा देता था, और जनता उससे जान जाती थी कि राजा के क्या आदेश है, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना पाता था। अशोक के अभिलेख कई भागों में बटे हैं या बांटे गए हैं, जैसे लघु शिलालेख अहरौरा मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, बृहद स्तंभ लेख मेरठ और प्रयागराज से प्राप्त हुआ है, लघु स्तंभ लेख एक सारनाथ से और एक कौशाम्बी से मिला है। अशोक के कई लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अहरौरा शिलालेख मतलब होता है कि पत्थर पर लिखा हुआ। अहरौरा मिर्जापुर से प्राप्त लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश में मिला है। ये भंडारी देवी पहाड़ पर स्थित है। मिर्जापुर में कोई भंडारी देवी पहाड़ नाम से होगा, उसमें इसमें दिया गया है। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, वो 6 स्थानों से पाए गए हैं, जिसमें से 2 देखो, अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से मिले, जिनमें से 2 स्तंभ लेख हमारे उत्तर प्रदेश में पाए गए। एक वर्तमान में प्रयागराज में है, दूसरा कहाँ है, दिल्ली मेरठ। प्रयागराज है जो मूलतः मेरठ में था, उसको दिल्ली ले जाया गया गया था। प्रयाग जो स्तंभ लेख है वो पहले कौशाम्बी में था, और इसमें अशोक के अभिलेख खुले हुए थे। बाद में इसको लाया गया है जहांगीर द्वारा इलाहाबाद में, और जहांगीर ने अपना लिख दिया। इसी यही जो अशोक का ही अभिलेख है स्तंभ लेख, उस पे समुद्रगुप्त ने अपना कुछ लिखवा दिया। और समुद्रगुप्त के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी, सारे इतिहास पता चलता है, वो इसी अभिलेख से, इसी स्तंभ लेख से पता चलता है। जहांगीर ने भी अपना लिखवा दिया, तो अशोक के थोड़े 3 शासकों के इसमें खुदे। तो अशोक के 7 स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से प्रयाग और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख प्रमुख हैं जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, इलाहाबाद के किले में वर्तमान में है, जो अकबर के काल में संभवतः जहांगीर द्वारा स्थापित करवाया गया था। 3 सम्राटों, जो पहला अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख इसमें उत्कीर्णित, सब अपना अपना लिखवा दिए। इसके साथ ही जहांगीर की वंशावली भी इसमें दी गई है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में ले गए थे उसको। पता नहीं था क्या लिखा है, क्या पढ़ा, लेकिन अच्छा था तो लिख चले गए। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिस पर होती थी उसे लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। इन लघु स्तंभ लेखों में से 2 लघु स्तंभ लेख, एक कौशाम्बी में, एक सारनाथ में मिला। तो जो कौशाम्बी में मिला है लघु स्तंभ लेख, उसमें उसकी एक रानी के बारे में पता चलता है, एक पुत्र के बारे में, रानी कारुआ की, और पुत्र तीवर के बारे में पता चलता है। तो रानी का, इसीलिए इसको कहते हैं साम्राज्ञी का अभिलेख कहा जाता है, साम्राज्ञी का अभिलेख कहा जाता है। सारनाथ में जो लघु स्तंभ लेख मिला है उसमें ये कहा गया है वो संघ भेद से संबंधित है, कि संघ में जो भी भेद डालने की कोशिश करेगा उसको सफेद यानी श्वेत कपड़े पहना करके अलग कर दिया जाएगा। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अशोक के कई अभिलेख प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से हम उसकी नीतियों को जान सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर का, तो वो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख, यानी समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक विस्तृत टिप्पणी करने के लिए कहा है। देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हमको, इसके इतिहास के बारे में जानकारी हमको समुद्रगुप्त में एक स्तंभ लेख है, उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, उसी से इसके इतिहास के बारे में ज्यादातर जानकारी हमको मिलती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसको जीवन, एक हिसाब से आत्मकथा लिखी हुई है पूरी पूरी। हुआ यह था कि ये मुख्य रूप से क्या था, अशोक ने इसको बनवाया था। ये स्तंभ लेख अशोक ने इसको तैयार किया था, पहले इसको अशोक ने तैयार किया था, अशोक ने तैयार किया था। और इसमें अपनी सूचनाएं या अपने राज्य से संबंधित चीजें लिखी थी। बाद में आया समुद्रगुप्त का शासन, 150, 200, 300 साल बाद समुद्रगुप्त ने अपनी बात तो कही। फिर
फिर कई किसने लिखवाया, फिर शायद ये संभवतः कहा जाता है कि अकबर के समय में जहांगीर इसको इलाहाबाद के किले में ले गया था, उसने अपनी चीजें लिखवा दी और कई अभिलेख भी परवर्ती काल में इस पे लिखे गए हैं। तो उसी के बारे में, तो जो समुद्रगुप्त के समय में जो विशेषताएं इसमें लिखी गई हैं, उससे उसका समुद्रगुप्त का इतिहास पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के समय में इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो उसका संग्रहिक सचिव था, उसका दरबारी कवि था, उसने तैयार किया था। ये चंपू शैली में लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर की कुछ पंक्तियां इसमें पद्यात्मक शैली में लिखी हुई है, नीचे की गद्यात्मक शैली में लिखी हुई है। पद्यात्मक शैली का मतलब होता है कविता की शैली में कवि जैसे कविता करता है ना, वैसे लिखे हुए। नीचे वाली जो है वो लेख लिखा गया। कुल 33 इसमें पंक्तियां हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, विशुद्ध संस्कृत भाषा है, जो कह सकते हैं कि उस समय डेवलप हो रही थी। लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि कह सकते हैं इसको। और इलाहाबाद के किले में ये स्थित है। तो 12वां जो क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम जो स्रोत है उसी का अभिलेख है, जो उसके इतिहास को जानने में मदद करता है, और तो कुछ ज्यादा मिला नहीं। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, क्योंकि ये उसकी प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा में लिखा गया। इसकी रचना उसके संत विग्रहिक सचिव, उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। ये लेख मुख्यतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। सबसे पहले तो कौशाम्बी में वही अशोक ने इसको खुदवाया था। फिर मध्यकाल में इलाहाबाद के अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया गया था। प्रयाग स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के लेख के अतिरिक्त अशोक के 6 मुख्य लेख, जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख, कोई रानी होगी उसका, परवर्ती काल का एक देवनागरी लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का, यानी प्रारंभ में, क्योंकि उसने बनवाया तो प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है। फिर उसके बाद तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है, ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। यानी संस्कृत अभी डेवलपिंग फेज में है, विशुद्ध इसीलिए कह रहे हैं, विशुद्ध तो बाद में होगी ना, जो अच्छी जल्दी 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 शुद्ध होती रहेगी बाद में। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक हैं, यानी कविता की शैली में, और बाद की गद्यात्मक है। इस प्रकार यह संस्कृत की चंपू शैली कहलाती है। एक सुंदर उदाहरण है उसी का। काव्य कहा गया। प्रशस्ति की भाषा कैसी है? प्राज्ञल है, शैली मनोरम है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण है। समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण, यानी समुद्रगुप्त के इतिहास का अध्ययन या जानकारी हमको इसी के, ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसी से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी इसको कहते हैं। रोमिनल थापर जो बड़ी इतिहासकार है, उन्होंने ऐतिहासिक पुनरंगन कहा कि फिर से इसका इतिहास मतलब तैयार हुआ। प्रशस्ति न कोई तिथि दी गई है, यानी कोई डेट नहीं दी गई, न इसमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। कई धार्मिक ग्रंथ लिख दिए गए उसमें, और बाद में कहा गया उसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये यज्ञ करवाया गया था, लेकिन रियल में जो उसका इतिहास जानने का जो प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक, उसमें कहीं कोई इस तरह की चीजों की बात नहीं आई है। प्रशस्ति में 33 पंक्तियां हैं। जो 13वां 14वां पंक्तियां हैं, 19वीं 20वीं पंक्तियां हैं, 21वीं पंक्ति है। ठीक है, तो उसकी विजयों के बारे में पता किया कि यहाँ जीता, वहां जीता, ये जीत लिया, वो जीत लिया, लेकिन उसको नहीं माना जाता, क्योंकि ये क्या है कि एक स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ एक प्रशस्ति है, जिसमें दरबारी कवि हरिसेन द्वारा, जो उसका सचिव भी था, ठीक है, उसके गुणों का तो बखान करता है, लेकिन उसके दोषों को छोड़ देता है। जैसे कि 33 पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियों में कहते हैं कि आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, उसने दक्षिणापथ की विजय की थी, उसने आठविक राज्यों को जीता था, सीमावर्ती राज्यों को जीता था, विदेशी शक्तियों पर विजय पाई, सब जीत लिया था। तो ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हो रही। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है, जिसे हम अन्य स्रोतों से तुलनात्मक अध्ययन के बाद स्वीकार सकते हैं। यानी जो समकालीन जो पुरातात्विक स्रोत मिले, उनसे तुलना करने के बाद में इसको प्रयोग कर सकते हैं इतिहास के अध्ययन में। अगला जो 13वां क्वेश्चन है वो हर्षवर्धन के बारे में है। कहा जा रहा है कि हर्ष, प्रश्न है, हर्ष का लगाव उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में था। यानी उसने, देखा जाए तो वो पहले थानेश्वर का शासक था, परिस्थितिवश जब उसकी बहन थी राजश्री, तो गौड़ शासक शशांक था, उसकी वजह से कुछ युद्ध वगैरह हुआ, उसके जीजा की हत्या कर दी गई, कुछ ऐसे ही बातें थी, जिसकी वजह से उसको थानेश्वर से कन्नौज जाना पड़ा। तो उसने, उसका मन नहीं था, उसका मन तो थानेश्वर में था, अपनी जगह में, अपनी जगह में, अपने क्षेत्र में शासन करने का था, लेकिन उसने अनिच्छा से तो स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर उसने यहाँ पे अच्छी तरीके से शासन किया, शासन सत्ता को मौजूद मजबूत किया, और पूरे उत्तर भारत को एक शासन सत्ता के सूत्र में
लेकर आया और इतना महत्व बढ़ा दिया, इतना इसको व्यापार वाणिज्य सारी चीजें इतनी विकसित हो गई हर्षवर्धन के समय में कि जब हर्षवर्धन का समय गया तो इसकी महत्ता इतनी बढ़ चुकी थी कि तीन शक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें पाल शामिल थे बंगाल साइड के दक्षिण में, पाल प्रतिहार चालुक्य शामिल थे दक्षिण के, ये सारे तीनों और लड़ते रहे, जाने कितने समय तक ये आपस में लड़ते रहे, इतनी महत्ता बढ़ा। तो राजनीतिक रूप से तो इसका लगाव था, सांस्कृतिक रूप से भी एक प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक रूप से ज्यादा था, राजनीतिक रूप से ज्यादा मतलब सांस्कृतिक रूप, राजनीति से ज्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में था, यानी कहना तो राजनीतिक क्षेत्र में हम देख चुके क्या जुड़ाव रहा, कैसे इसने अपना विशाल कर लिया, पूरे एकता के सूत्र में बांध दिया। सांस्कृतिक रूप से अगर बात किया जाए तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था प्रति 5वें वर्ष, और 635 ईस्वी में 635 ईस्वी में उसने कौन सी 635 ईस्वी में उसने एक करवाई थी जो 12वीं थी लगभग, हाँ 12वीं महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया था। हर्ष का कन्नौज में क्या किया, धर्म सभा का आयोजन कराया था, और यहाँ पे विद्वान वगैरह आते थे, उनमें डिबेट होती थी कि कौन अधिक है, अलग अलग देशों के लोग आते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इससे ये पता चलता है कि देखो हर्ष का लगाव उत्तर प्रदेश की राजनीति और सांस्कृतिक क्षेत्र दोनों से था, और दोनों का उसने महत्व बढ़ाया। राजनीतिक क्षेत्र में जहां उसने कन्नौज को प्रमुखता प्रदान की, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने प्रयागराज को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। हर्ष, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हर्ष का लगाव उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में था। समीक्षा करना थोड़ा सा अपना विचार भी देना है, प्लस माइनस। हर्ष 606 से 647 तक संपूर्ण हर्ष 606 से 647 तक संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी था, शासक था। इसकी सत्ता का केंद्र बिंदु कन्नौज था, और गुप्तों के पतन के बाद हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को एक बार फिर से एक सत्ता शासन सत्ता में के अधीन लेकर आया था। ध्यातव्य है, यानी ध्यान रहे कि हर्ष का लगाव उत्तर प्रदेश में राजनीति से ज्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में था। यह बात सही सही मतलब इसको देखते हैं, स्टेटमेंट कह रहा है कि राजनीति से ज्यादा इसमें था। यह बात सही है कि हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष शुरू में थानेश्वर का शासक था, कन्नौज का नहीं था, और परिस्थितिवश जब उसे कन्नौज का शासक बनाया गया तब उसने अनिच्छा से इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन करता था। ठीक है, हर्ष सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश से काफी गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। 635 ईस्वी में उसने छठी बार कराया था, सॉरी मैंने 10वीं बार कहा था, 635 ईस्वी में उसने छठी बार महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया था। यह परिषद प्रति 5वें वर्ष आयोजित की जाती, 5 साल में एक बार होता था। इस परिषद में बुद्ध, सूर्य, शिव की पूजा की गई। इस प्रकार कन्नौज में महायान धर्म की महत्ता स्थापित करने के लिए कन्नौज धर्म सभा का आयोजन किया गया था। यानी महामोक्ष परिषद होता था, उसके बाद धर्म सभा का आयोजन कराया गया जाता था, जहाँ पे महायान धर्म की महत्ता स्थापित की जाती थी, उससे संबंधित विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसमें 20 से अधिक देशों के राजा शामिल होते थे, जो सभा 20 दिनों तक लगभग चली थी। किंतु यहाँ ध्यातव्य है कि हर्ष के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कन्नौज ही रहा था, यानी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र प्रयाग था, तो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कन्नौज ही रहा। कन्नौज को आधार बनाकर हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपनी विजय पताका फहराई। कन्नौज का शासन भले ही उसने अनिच्छा से स्वीकार किया हो, किंतु एक बार स्वीकार कर लेने के बाद कन्नौज को ही अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। यह कहना सही नहीं होगा कि हर्ष का जुड़ाव राजनीतिक रूप से कम था। निष्कर्ष में क्या कहते हैं कि उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्ष उत्तर प्रदेश से राजनीति और सांस्कृतिक दोनों रूपों से जुड़ा हुआ था। राजनीति में उसने उत्तर प्रदेश को केंद्र बिंदु बनाकर संपूर्ण उत्तर भारत को एक शासन सूत्र में अधीन लाया, सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने कन्नौज और प्रयागराज की महत्ता को बढ़ाया। चलिए अगला क्वेश्चन जो 14वां है उसमें हम देखते हैं कि वही उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, कि हर्षवर्धन ने कन्नौज के महत्व को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, इतनी वहां राजनीतिक, क्योंकि 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, सोचो 41 साल कोई शासन किया, राजनीतिक स्थिरता रही। अच्छा, बौद्ध एक शासक था जो तार्किक था, उसने इतनी आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे बढ़ाया, राजनीतिक स्थिरता लाई कि इसका बहुत महत्व बढ़ गया। अब यहाँ पे कन्नौज पर शासन करने का मतलब था कि कन्नौज ऐसी जगह में स्थित था कि इससे पूर्व भाग में और पश्चिम भाग में, कुछ दक्षिण भाग में नियंत्रण करना आसान था। तो अब क्या हुआ कि जब इसकी सत्ता
हर्षवर्धन की सत्ता या वर्धन वंश का पतन हो गया हर्षवर्धन के जाने के बाद, तो यहाँ पे थे पाल, यहाँ पे थे प्रतिहार, यहाँ दक्षिण भारत में थे राष्ट्रकूट, यहाँ राष्ट्रकूट थे दक्षिण भारत में, यहाँ थे पाल और यहाँ थे प्रतिहार। ठीक है, और यहाँ था कन्नौज बीच में। अब क्या करेंगे कि ये तीनों आपस में लड़ेंगे, 2 शताब्दियों तक उनके बीच में लड़ाई चलेगी कि हम मतलब इस पे कब्जा कर लें, ताकि अगर यहाँ पे कब्जा करने का मतलब था कि पूरे उत्तर भारत में शासन करना। ऊपर से यहाँ पे गंगा नदी के तट पर स्थित था, गंगा नदी या यमुना, गंगा नदी के तट पर अवस्थित था, जिसके कारण यहाँ पे व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। और राजनीतिक गतिविधियों को व्यापार वाणिज्य उन्नत, शिल्प था, दस्तकारी वगैरह होती थी, शिल्प कौशल था यहाँ पे अच्छी तरीके से। इसलिए ये लोग आपस में लड़ते रहे और पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, कोई जीत तो पाया नहीं इसमें। अंत में प्रतिहारों को इसमें विजय मिली थी, इसमें प्रतिहारों को विजय मिली थी। तो यही, इसी को लेकर ये क्वेश्चन तैयार किया गया है कि किस प्रकार से इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, वो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, यही सारी चीजें इसमें पढ़नी है ये क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या है, 14वां नंबर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कन्नौज को लेकर गुप्तोत्तर काल में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण क्या थे और प्रभावों की बात है। तो कारण यही था कि कन्नौज का राजनीतिक महत्व इतना ज्यादा था, आर्थिक महत्व था, और तीनों शक्तियों की महत्वाकांक्षा थी, जो हमने देखा अभी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। सॉरी। इसका प्रभाव क्या हुआ कि व्यापक जनधन की हानि हुई, आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, पैसा भी खर्चा हो रहा है, तीनों शक्तियों का पतन हो गया। अंत में सत्ता तो प्रतिहारों के हाथ में है, लेकिन हानि तो सबको हुई थी। समूचे उत्तर भारत में 2 शताब्दियों तक लगभग अस्थिरता की स्थिति रही। तो देखते हैं इसमें, गुप्तोत्तर काल में उत्तर प्रदेश के कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये क्यों था? कन्नौज के राजनीतिक आर्थिक महत्ता को उजागर किया इसने। राजनीतिक इतना ज्यादा संघर्ष चला कि महत्व को उजागर कर दिया कि कितना राजनीतिक आर्थिक रूप से ये महत्वपूर्ण है, जो हर्ष के काल में ही इसका महत्व स्थापित हो गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष के कई कारण थे, जिसमें राजनीतिक आर्थिक महत्व तो था ही, तीसरी चीज थी शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं। हर्ष के काल में ही उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र स्थापित हो गया था, यानी हर्ष आ गए थे। कन्नौज के जीतने का अर्थ है कि संपूर्ण उत्तर भारत का मालिक हो जाना। तत्कालीन तीनों शक्तियों ने कन्नौज को जीतने के लिए अपनी पूरी की पूरी सारी की सारी एनर्जी, ऊर्जा लगा दी। कन्नौज राजनीति के साथ आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। संपूर्ण उत्तर भारत की आर्थिक गतिविधियों का, संपूर्ण उस समय, तत्कालीन समय में संपूर्ण उत्तर भारत की आर्थिक गतिविधियां कन्नौज से ही संचालित होती थी। गंगा नदी पर स्थित था, उसके तट पर अवस्थित था, इसलिए व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। यहाँ पे शिल्प उस समय की विकसित अवस्था में था। यही कारण था कि तीनों इसके अधिकरण के लिए लड़ती रही आपस में, ये तीनों शक्तियां। ठीक है, और आग में घी क्या डाला? महत्वाकांक्षा। कन्नौज संपूर्ण स्वामी, तीनों चाहते थे कि हम संपूर्ण उत्तर भारत को स्वामी बन जाए। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अगर बात किया जाए, तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष के व्यापक परिणाम निकले। क्या? इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने व्यापक जनधन की हानि देखी। त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण संपूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत में करीब 2 शताब्दियों तक अस्थिरता की स्थिति बनी रही। त्रिपक्षीय संघर्ष ने अंततः तीनों शक्तियों के पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। पतन हो ही गए। प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तर भारत में राजपूत राजवंश का उदय हुआ। इसी तरह पालों के पतन के बाद बंगाल में सेन का उदय हुआ। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण कन्नौज का राजनीतिक आर्थिक महत्व था, और त्रिपक्षीय संघर्ष ने तीनों शक्तियों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह। जो अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर का, वो राजपूत काल के बारे में है, उत्तर प्रदेश में राजपूत काल के बारे में। तो प्रतिहारों के पतन के बाद राजपूतों का उदय होता है। राजपूत काल माना जाता है 750 से 1200 ईस्वी के बीच में। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो राजपूत राजवंश थे। एक थे चंदेल। चंदेलों की राजधानी कहाँ, जो चंदेलों ने महत्वपूर्ण कहाँ पे काम किया? खजुराहो वगैरह जैसे क्षेत्र में काम किया। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, सही नहीं बना है लेकिन देख लीजिए। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है चंदेलों का। यहीं पे खजुराहो में, मध्य प्रदेश में चंदेलों ने मंदिर बनाया है। और ये गढ़वालों का क्षेत्र था, जौनपुर वाला क्षेत्र जहाँ टाला देवी मस्जिद ये सारे हैं। तो गढ़वाल राजा थे, गढ़वालों की राजधानी थी ये चंदेल। ये राजपूत राजवंश थे। प्रतिहार वगैरह जब पतन हो गए थे तो ये सब आए थे। तो इनका अगर राजवंश की बात करें, तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं सही से। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो हाँ, राजपूत काल में 750, राजपूत काल में 750 से 1200 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों की स्थापत्य कला के विकास पर प्रकाश डाली। क्या क्या इन्होंने बनाया था?
तो राजपूत काल में उत्तर प्रदेश में स्थापित कौन कौन से राजवंश थे पहले देखते थे। चंदेल वंश था, एक था गढ़वाल वंश। चंदेल वंशों ने जो भी स्थापत्य कला बनाई वो नागर शैली में बनाई, और गढ़वालों ने भी नागर शैली में बनाई। इन्होंने चंदेलों ने कहाँ पे प्रमुख केंद्र है, खजुराहो में। और इनका प्रमुख केंद्र कहाँ है, सारनाथ, वाराणसी, जौनपुर। इनके प्रमुख मंदिरों का नाम क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। इनके प्रमुख स्थापत्य क्या है, गढ़वालों के धर्मचक्र जिन विहार, अटाला देवी मंदिर, ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित दिखाई देते हैं। राजपूत काल, अगर बात करें राजपूत काल 750 से 1200 ईस्वी में माना जाता है, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजपूत राज्यों का इस समय यानी 750 से 1200 ईस्वी के बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजपूत राज्यों का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश में भी इस कालखंड में दो राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल वंश और मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल वंश का शासन आया था। चंदेल वंश जो था खजुराहो वाला, इनके स्थापना नन्नुक ने किया था। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे, यशोवर्मन, धंग, गंड, विद्याधर। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। महत्वपूर्ण शासक यशोवर्मन, धंग, गंड, विद्याधर। चंदेल राजाओं का शासनकाल कला की उत्पत्ति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। कला की उत्पत्ति के लिए चंदेलों का शासनकाल कला की उत्पत्ति के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इन्होंने खजुराहो में कार्य किया था, जैसा कि हम देखते हैं। इनकी शैली नागर शैली को प्रोत्साहन इन्होंने नागर शैली को प्रोत्साहन दिया। खजुराहो इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। 30 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। किसको समर्पित है, विष्णु को, शिव को, जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए हैं। अब इन मंदिरों में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नंबर देख लेते हैं। जो खजुराहो में मंदिर बने हैं, चंदेलों ने बनाए हैं, उसमें कंदरिया महादेव मंदिर है, फिर उसके बाद चित्रगुप्त मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और सभी मंदिरों के भीतरी और बाहरी दीवारों पर क्या है, अनेक मृण्मय मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, यानी कि मूर्तियां बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं। जो कंदरिया महादेव मंदिर है, उसके गर्भगृह में शिव, गणेश और अन्य प्रमुख हिंदू देवियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है। अन्य जो ये मंदिर बनाए गए हैं, चंदेलों ने बनाए हैं, देवी देवताओं के अतिरिक्त अन्य अप्सराओं, नायिकाओं, सामान्य नारियों की मूर्तियां भी प्राप्त होती। समग्र रूप से खजुराहो की कला अत्यंत प्रशंसनीय है। यह चंदेल नरेशों की अमर कीर्ति का प्रतीक है। पता नहीं कौन सी अमर कीर्ति का प्रतीक है, वहां जाकर देखो पूरा का पूरा सेक्स भरा हुआ है पूरी मूर्तियों में। पता नहीं कौन सी आध्यात्मिकता इनको अच्छी लग रही थी। चलिए फिर भी हम लोग अपना पढ़ते हैं। इसी कालखंड में मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गढ़वाल वंश का उदय हुआ। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने किया था। यानी गढ़वाल वंश देखिए, जैसे कि ये गढ़वाल वंश था और ये नीचे चंदेल वंश था यहाँ पे, तो गढ़वालों का उदय आया इसी कालखंड में। दो राजपूत राज्य है, एक थे गढ़वाल, ठीक है, एक थे चंदेल। उत्तर प्रदेश में गढ़वाल वंश का उदय हुआ, इसकी स्थापना चंद्रदेव ने किया था, तथा गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इस वंश के राजाओं ने भी स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी शैली भी नागर शैली ही थी। इन्होंने कहाँ कहाँ पे स्थापत्य का काम किया, एक सारनाथ में, वाराणसी में, जौनपुर में अटाला देवी मंदिर पहले बना था, उसी को तोड़ के सरकी शासकों ने, जो नवाब थे, कहे मुसलमान शासक थे, उन्होंने यहाँ पे अटाला मस्जिद बना दिया था, उसी को परिवर्तित कर दिया। अटाला देवी मंदिर मस्जिद पहले मंदिर सारनाथ, वाराणसी, जौनपुर में इस वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों, विहारों का निर्माण कराया था। गोविंद चंद्र की पत्नी जो थी, जो महत्वपूर्ण शासक इस वंश का था, गढ़वाल वंश का, गोविंद चंद्र, उसकी पत्नी थी कुमार देवी। उसने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण कराया था, और इसी प्रकार जौनपुर में अटाला देवी मंदिर का भी निर्माण इसी वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि पूर्व मध्यकाल में चंदेलों, गढ़वालों ने सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश में काफी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 16वां नंबर, जौनपुर में सरकी सल्तनत की स्थापना से लेकर के। तो प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्थापित सरकी सल्तनत की सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे सरकी सल्तनत थी, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, यानी सांस्कृतिक मतलब इसने क्या, किस तरह की मस्जिदें बनवाई, किस तरह के भवन बनवाए, क्या क्या इसने काम किए, ये सारी चीजें। तो इसकी स्थापना अगर देखा जाए, इसको
सिराज हिंद कहा जाता था। इसकी प्रमुख स्थापक के यहाँ अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही किला है। इब्राहिम शाह सरकी इसका प्रमुख शासक था। मलिक सरवर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी इस वंश की स्थापना, सरकी सल्तनत की स्थापना मलिक सरवर द्वारा की गई थी। लेकिन जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने भाई जीवना खां, यानी चहेरा भाई कुछ ऐसे था, उसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने इस नगर की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पे सल्तनत, सर की सल्तनत की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जो स्वयं एक किन्नर था। इसके बारे में अगर देखें तो क्या यहाँ पे क्या जो स्थापत्य हुआ, इसमें दो चीज थी। जो भी मंदिर वगैरह बनाए जाते थे वहां पे क्या होते थे, जो मेहराबें होती थी, मीनारों और गुंबदों का अभाव था। मेहराबें, मीनारों और गुंबदों का अभाव था, यानी जो ऐसे गुंबद होता था ये नहीं था, और मीनारें जैसे ऐसे ताजमहल के बगल में ऐसे खड़ी हुई हैं, ये नहीं होती थी। तो ऐसे मीनारें जैसे ऐसे बनी हुई हैं, और ये गुंबद है ताजमहल में ऐसे है नहीं, आसपास देखा जाए तो ऐसे करके। तो ये मीनारें नहीं होती थे ऐसे करके यहाँ पे, और ये गुंबद नहीं बनाया जाता था। इस प्रकार की ये विशेषता थी, और बड़ी बड़ी मेहराबदार जैसे ऐसे करके ऐसे मेहराबदार दीवारें ऐसे बनाई जाती। तो मेहराब ऐसे होता है, जैसे कहने का मतलब है, देखिए इस तरह से ऐसे करके ऐसे बना, ऐसे झुका हुआ, ये ईंटें ऐसे फंसाए जाते थे, इसको कहते हैं मेहराब। ऐसे करके दरवाजा जैसे होता है नहीं, यहाँ से प्रवेश द्वार हो गया, ऐसे करके अंदर लोग जाते हैं, तो ये दरवाजे पे आपने देखा होगा ऐसे करके यहाँ डिजाइन बनी रहती, तो इसी को मेहराब करते हैं। तो ये इसकी एक विशेषता थी। तो चलिए देखते हैं कि मध्यकाल में जौनपुर में स्थापित जो सरकी सल्तनत थी उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं देखते हैं। तो जौनपुर नगर की स्थापना 1359 और 60 में फिरोज शाह तुगलक ने जूना खान की स्मृति में कराया था। यानी जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, उसने जूना खान की स्मृति में करवाया था। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जो एक स्वयं एक किन्नर था, जिसकी उपाधि क्या थी, मलिक उस सर्क थी। यानी मलिक सरवर की उपाधि मलिक उस सर्क थी। जब इसने यहाँ पे एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी, स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दी, तो इस जो यार राजवंश बना उसको सरकी राजवंश कहलाया। जो सरकी राजवंश ने जौनपुर में कला व साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया। इसलिए जब इस इतना ज्यादा इसका विकास हो गया कला और साहित्य के क्षेत्र में, इसको सिराज ए हिंद कहा जाने लगा। जौनपुर में सरकी कला की विशेषता क्या थी, बड़े बड़े दरवाजे बनते थे, यानी घर जो जो भी इमारत बनती थी उनमें बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। भव्य मेहराबें होती थी, जैसे ये बताया गया, भव्य मेहराबें होती थी। ठीक है, यहाँ पे भव्य मेहराबें होती थी। भव्य मेहराबें, मीनारों गुंबदों का अभाव दिखाई देता है। लेकिन क्या है, मीनारें नहीं है और गुंबदों का अभाव दिखाई देता है। बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी मेहराबें हैं, लेकिन मीनारें और गुंबद नहीं। इस काल में जौनपुर में सुंदर भवनों और मस्जिदों का निर्माण कराया गया। जौनपुर नगर जौनपुर नगर के भवन अपने सुंदर मेहराबों, अलंकृत मेहराबी छत के, जो छत होती थी जैसे बताया ऐसे बना हुआ है, तो बढ़िया यहाँ पे डिजाइन ऐसे करके बना दिया गया। ऐसे यहाँ पे डिजाइन बना दिया गया अलंकृत मेहराबी छत के साथ साथ शीश टेक के साथ वर्गाकार स्तंभों, अति विशाल ढलानदार दीवारों, मठों के लिए उल्लेखनीय थे। पारंपरिक जो इस्लामी शैली थी उसके हटकर यहाँ पे निर्माण हो रहा था। जौनपुर की मस्जिदें और मीनारों से यानी पारंपरिक जो इस्लामी शैली थी उसमें मीनार बनाई जाती थी, ये सारी होती थी, लेकिन इसमें इस्लामी शैली से हटकर यहाँ पे मस्जिदों मीनारे से वंचित थी, यानी मीनारे नहीं थी। इसकी ही इसकी प्रमुख विशेष। जौनपुर नगर की सबसे महत्वपूर्ण भवन था अटाला मस्जिद, वही अटाला देवी मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण भवन था अटाला मस्जिद, जिसे 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने पूर्ण करवाया था। यानी अटाला मस्जिद को किसने, इब्राहिम शाह सरकी ने पूर्ण करवाया था। लाल दरवाजा मस्जिद भी यहाँ पे बनी हुई है, जिसको महमूद शाह की पत्नी बीबी राजा ने इसका निर्माण कराया था। फिर एक था शाही किला, यानी लाल दरवाजा मस्जिद, शाही किला, अटाला देवी मस्जिद। शाही किला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में ही, शाही किले का निर्माण फिरोज तुगलक के काल में ही हुआ था। किले के सामने प्रवेश द्वार बनाया गया था, जिसमें कई अलग अलग कलर के पत्थर लगाए गए थे। फिर एक है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। यहाँ सुंदर शिल्पकारी की गई थी। एक है झांझरी मस्जिद भी है। जामा मस्जिद, झांझरी मस्जिद, लाही किला, लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद, ये सभी सारे काम निर्माण का काम हुआ था। ठीक है, उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि मध्यकाल में जौनपुर न केवल राजनीति का बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। मध्यकाल में हुए मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। तो भक्ति आंदोलन जो चालू हुआ था वो तो दक्षिण भारत से चालू हुआ था,
अलवार और नैना संत थे, वो क्या कहते हैं भक्ति के गीत गाते हुए आते थे और ये उत्तर भारत में भी आए। लेकिन उत्तर भारत में आकर इसके विचारों को और ज़्यादा पालन पोषण हुआ और तार्किकता प्रदान की गई और बंधनों को तोड़ा गया इसके द्वारा। जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र सभी जो बंधन थे, जो जकड़न थी, उसको तोड़ दिया। जैसे रामानंद थे, ठीक है? रामानंद के जो शिष्य थे वो सभी जाति में शामिल थे। जैसे रैदास चमार थे, तो कोई कबीर जुलाहे थे, जाति के हो गए। कबीरदास जी अपने आप को हिंदू मुस्लिम का पुत्र कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम की संतान हूँ, तो धर्म की बेलियां खत्म हो गई। तुलसीदास जी आदर्श पत्नी कह रहे हैं, सीता जी को आदर्श पत्नी कह रहे हैं। तो इस हिसाब से लिंग की भी वो हो गई, लिंग का बंधन भी तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, सूरदास जी राधा कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं, उनके प्रेम प्रसंग हम्म, तो भक्ति आंदोलन में सारी बाधाएं, धर्म की, जात की, क्षेत्र की, साहित्य की बाधाओं को भी तोड़ दिया। क्योंकि कोई जो था संत वो ब्रज भाषा में लिख रहा था, कोई अवधि में लिख रहा था, तो कोई मगही में लिख रहा था, मतलब मगही में अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा था, अपनी उपदेश दे रहा था। तो इस हिसाब से इसने, देखो भक्ति आंदोलन की शुरुआत या उसकी विचारधारा तो मान सकते हैं कि दक्षिण से है, तो लेकिन जो उसका पल्लवन हुआ, जो उसका पालन पोषण हुआ, जो तार्किकता प्रधान हुई, जो उसका विकास हुआ, वो उत्तर भारत में हुआ। और उत्तर भारत में भी कहा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे संत जो थे वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित था। जैसे रैदास को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, वाराणसी के थे, तुलसीदास को ले लो, बांदा से थे, बांदा से थे, आगरा प्रयागराज से थे, शायद रामानंद प्रयागराज से थे। तो ये सारे हो गए। तो चलो देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन भक्त काल में सॉरी मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। मध्यकालीन भारत की सबसे प्रगतिशील धारा भक्ति आंदोलन की थी, जो प्रथमतः प्रकट तो दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा हुई थी, क्योंकि संपूर्ण देश का पल्लवन यानी पालन पोषण उत्तर भारत में हुआ था। उत्तर भारत में भी वह भूमि उत्तर प्रदेश थी जहां भक्ति आंदोलन ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। यानी उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन के दौरान हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे कई संत हुए जिन्होंने भक्ति की धारा को काफी आगे बढ़ाया, तार्किकता को आधार प्रदान। जैसे रामानंद हो गए, कबीरदास जी हो गए, सूरदास हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तुलसीदास, रैदास, मलुकदास आदि ने पूरे प्रदेश भर में जो उत्तर भारत था या कहें वर्तमान का उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन को एक तार्किक आधार प्रदान किया। इन्हीं संतों के संयुक्त प्रयास से भक्ति की धारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई और आगे यही धारा अखिल भारतीय रूप में भी आगे बढ़ी, ढल गई। उत्तर प्रदेश में विकसित इस भक्ति की धारा ने जात, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य सभी को प्रभावित किया। रामानंद के शिष्यों में सभी जाति के लोग शामिल थे। जैसे धन्ना जाट था, रैदास चमार जाति से आते थे, कबीरदास जी जुलाहे थे जो मुसलमान जाति में आते हैं, मुसलमान धर्म में आते हैं। रामानंद ने जाति प्रथा की धारा को हतोत्साहित किया या इसकी प्रथा को, जकड़न को कमजोर किया। धार्मिक रूप से कबीर ने कविताओं में प्रकट हुई, ठीक है। कबीर ने स्वयं को हिंदू और मुसलमान का पुत्र बताया और मक्का को काशी और राम को रहीम के तुल्य बताया। तो लिंग के स्तर पर क्या हुआ भक्ति आंदोलन में, विकसित भक्ति आंदोलन में काफी प्रगतिशील विचार थे इसमें लिंग के स्तर पर। जैसे तुलसीदास है, सीता में एक आदर्श पत्नी का रूप देखा, तो वहीं रामानंद ने महिलाओं को भी अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सूरदास ने राधा कृष्ण का गुणगान किया। सूरदास जो थे उन्होंने राधा कृष्ण का गुणगान किया। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख संतों ने लिंग के स्तर पर काफी काम किए। इन सबके अलावा उत्तर प्रदेश में विकसित भक्ति आंदोलन में भाषा और साहित्य को भी काफी प्रभावित किया। कोई संत अवधि में लिख रहा था, कोई ब्रज भाषा में। इस प्रकार कोई संत सगुण धारा के साहित्य के सृजन कर रहा था, तो कोई निर्गुण धारा का। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भक्ति आंदोलन अपनी समग्रता में एक प्रगतिशील धारा थी। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की धारा को उत्तर प्रदेश के संतों ने प्रभाव के स्तर पर द्विगुणित कर दिया। जो दक्षिण से चली थी उसको दुगुना प्रभाव। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, वो क्या है, यानी कि जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, मुगलों के, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मुगलों के पतन के बाद, जब मुगलों का पतन हो गया तो उनके बाद अवध के नवाबों के राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाले। अवध की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। जो नवाब थे वहां कई सारे नवाब थे, जैसे सादत खान, सफदरजंग, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, वजीर अली, सादत खान, हैदर अली, वाजिद अली शाह। सादत खान जो थे, उन्होंने सादत खान
अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने 1739 में शासन किया। 1739 तक 1722 यानी सादत खान भी वे थे। तो सादत खान भी वे व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। यानी अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत खान ने की थी। इन्होंने 1722 से 39 तक शासन तो किया, लेकिन हुआ है कि नादिर शाह ने 1739 में जब भारत पर आक्रमण कर दिया तो उनको बुलाया गया दिल्ली कि आइए नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, उसमें हमारा साथ दीजिए। सादत खान गए दिल्ली और वहीं उनको बना दिया गया बंदी। और अंत में बेचारे विष खा के इन्होंने आत्महत्या कर दी। यानी जिन्होंने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, सादत खान, उनको नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया, वहीं बंदी बना दिया गया और अंत में बेचारे वहीं पे आत्महत्या करके, आत्महत्या उन्होंने खा लिया विष करके। तो सादत खान के साथ ऐसा हुआ था कि उनको बंदी बना लिया गया था, बुलाया गया था कि नादिर शाह से आके लड़ाई लो। इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद इनका भतीजा जो था सफदरजंग, वो नवाब बना। उनको, जो मोहम्मद शाह थे, जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने फरमान जारी करके अवध का नवाब घोषित कर दिया था। यानी उनके भतीजे को, यानी सादत खान के जो भतीजे थे सफदरजंग, उनको अवध का नवाब घोषित किया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। ठीक है। और वजीर भी नियुक्त कर दिया, तो इसलिए इनके जो उत्तराधिकारी थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। फिर इसके बाद शासन किसका है, शुजाउद्दौला का। शुजाउद्दौला जो थे उन्होंने 1775 तक, 1754 से 75 तक शासन किया। शुजाउद्दौला ने जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, तो उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का शासन साथ दिया था मुसलमान होने की वजह से। और यहाँ पर क्या हुआ, जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, बक्सर की लड़ाई हो रही थी, तो इन्होंने मीर कासिम, जो कि बंगाल के वो थे, कोई नवाब थे या पता नहीं कुछ थे, तो मीर कासिम का साथ दिया था इन्होंने। और लेकिन इनकी हार हुई थी, और इन्होंने, क्या हुआ था, सुजाउद्दौला ने क्या, क्लाइव के साथ में इलाहाबाद की संधि और हेस्टिंग के साथ में बनारस की संधि की थी। सुजाउद्दौला जिन्होंने, सुजाउद्दौला कौन थे, जो अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली का पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया, लेकिन हार गए, वो अलग बात है। फिर उन्होंने जब लड़ाई में हार गए बक्सर की, तो क्लाइव के साथ इसने इलाहाबाद की संधि की, और सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। फिर आते हैं आसफुद्दौला। आसफुद्दौला अवध के नवाब बनते हैं, और इन्होंने एक काम किया, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया, अवध की राजधानी, और वहां पे इमामबाड़े का निर्माण कराया। फैजाबाद की संधि भी इन्होंने वारेन हेस्टिंग के समय में की थी। यानी आसफुद्दौला ने राजधानी स्थानांतरित की, इमामबाड़े का निर्माण कराया और फैजाबाद की संधि की। फिर बने वजीर अली, सादत अली खान, अवध के नवाब बने। पहला शासक था सादत अली खान, ये पहला शासक था जिसने राजा की, अवध के राजा की उपाधि धारण की और विलेज अली की सहायक से स्वीकार की थी। अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। इन्हीं के समय में जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हीं के समय पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने के राज्य को हड़प लिया था। कौन, आउटरम था उस समय, रेजिडेंट रहा करता था, और उसने रिपोर्ट तैयार कर दी छोटी मोटी, और कुशासन का आरोप लगा कर उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के में अवध के नवाबों ने उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक एकता दी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का इसी कारण महत्वपूर्ण विकास हुआ।